आपको दिखा देते हैं वो किताब। ये है वो किताब जो क्लास 9th बिहार बोर्ड की है, जिसकी डिट्टो पूरी की पूरी जो विषय सूची है उसे बिहार बोर्ड ने क्लास IX का और क्लास X का, तो अभी तो क्लास IX यानी कि 9th का हो रहा, फिर क्लास 10th की होगी। 2-3 दिन के अंदर आपकी सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी 9th की टोटल लगभग आज ये लास्ट है। 9th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गई और इकोनॉमी अभी आपका हो रहा है। और 10th की बात करें तो 10th का मैंने हिस्ट्री ले लिया है, अब पॉलिटी आने वाली है और ज्योग्राफी आने वाली है और इकोनॉमी आने वाली है। तो ये 3 वीडियो 2 से 3 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। जितना हो सके आप इसको देखिए, समझिए। PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF के लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब ये है विषय सूची जो बिहार बोर्ड की किताब की है। ये डिट्टो देखिए, ये 6 चैप्टर है। बिहार के गांव, मानविक संसाधन, गरीबी, बेकारी, कृषि और कृषक मजदूर, ये पूरा का पूरा बिहार बोर्ड ने कॉपी ले लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकाई 1 से, है ना। पेन पेपर ले लीजिए, दिल थाम के बैठ जाइए, एयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, एक बोतल पानी रख लीजिए और शुरू करिए आज की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, देखिए दोस्त, अर्थव्यवस्था हमें वो चीज़ें सिखाती है कि कम चीज़ों में कैसे हम बेहतर चीज़ें ला सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपने घर, परिवार, समाज, या इससे ये सीखेंगे कि पूरा देश का जो मैनेजमेंट चल रहा है, किसी को सड़क अच्छी चाहिए, पुल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, हर चीज़ का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कैसे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स रुपये पैसों की व्यवस्था कैसे हो रही है, उन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें बात करी जाती है। चलिए, तो पहला है बिहार के एक गांव की कहानी है। इस गांव में की कहानी के बारे में बताया गया है कि ये कहानी है उस गांव की जहां पर कृषि होता है, पशुपालन होता है और अन्य तरह की एक्टिविटीज़ होती है, ताकि गांव के लोग काफ़ी खुशहाल जीवन जी रहे हैं, काफ़ी उत्सर्जन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का जैसा ही पहला कदम जो है वो है उत्पादन। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि उत्पादन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था की पहली कड़ी क्या है, तो आप कहेंगे उत्पादन, प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना, यानी कि क्या क्या उपयोगिता है उसका सृजन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए, उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के क्या क्या साधन हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए, उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पादन के कितने साधन हैं, तो उत्पादन के ये 5 साधन है। पहला क्या है, भूमि। दूसरा क्या है, श्रम। श्रम, यहाँ देखिए, पहला क्या है, भूमि यानी लैंड। दूसरा क्या है, श्रम यानी कि लेबर। श्रम वो वाला श्रम नहीं जो आप जाते हैं ससुराल में तो साली आती है खाना लेके तो आप शर्माते हैं, वो वाला श्रम नहीं। श्रम मतलब लेबर, काम। ठीक है, पूंजी, कैपिटल, आपके पास पैसा होना चाहिए। चौथी है व्यवस्था या संगठन, आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उद्यम या साहस, इंटरप्राइज, आपके अंदर वो स्किल्ड होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए जिससे आप उसे कंट्रोल करें, मैनेज कर सकें। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कितने साधन हैं, 5 साधन हैं। क्या है, भूमि, श्रम, मजदूर, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, उद्यम। ओके, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था और उद्यम। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोफेसर थे अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे, मार्शल साहब, उन्होंने कहा कि भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह ही नहीं, वरन उन सभी पदार्थ तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, ये पूरा स्टेटमेंट दे दे और कहे यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है, तो प्रोफेसर मार्शल का। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला कंटेंट लेते हैं। पहले कंटेंट लेंगे चैप्टर के, फिर लास्ट में MCQ करेंगे। कहता है कि भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है, जैसे एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है। कह रहा है कि भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। बात सही है। जब आप भौतिक सुख साधन को लेते हैं, जैसे आप सोने के लिए बेड बनाते हैं तो उसके लिए लकड़ियां लाते हैं तो पेड़ काटना पड़ता है। तो भौतिक साधनों के निर्माण के लिए प्रकृति का दोहन होता है। बात सही है। चलिए, भूमि, लैंड स्टैटिक्स। भूमि जो है वो स्थिर चीजें हैं। भूमि हमेशा कैसी होती है, स्थिर होती है। जनरली आप देखेंगे अपने राज्य में या क्षेत्र में कि भूमि को मापने के लिए एक इकाई है हेक्टेयर, हो सकता है ये भी क्वेश्चन बना दे। गांव में भूमि का माप एकड़,
तो या गांव में ज्यादातर लोग बीघा, कट्ठा और धूर में करते हैं। क्षेत्रीय इकाई है ये, और जिसमें हेक्टेयर को ज्यादा सर्वमान्य माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नदियां, मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, नदियों के मैदान जो है उसमें। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के क्षेत्र का 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने % होती है। उसके बाद जो खेती हमारे इधर होती है वो कैसी होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करना बहुविधि या बहुफसली कृषि कहा जाता है। जैसा कि फतेहपुर गांव की कहानी में दिया गया है कि फतेहपुर जो गांव है उसमें कई तरह की कृषि के कार्य हुआ करते हैं, जैसे आलू के साथ मक्के की खेती कर देना। ये सब चीजें उत्पादन के एक बहुत बड़े हिस्से का काम करती है। बहरहाल किसानों की भूमि किस प्रकार वितरित है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इस पर भी निर्भर करता है कि हम कैसा उत्पादन कर रहे हैं। ध्यान रहे हम लोग उत्पादन पढ़ रहे हैं। उत्पादन के 5 साधन हैं, इसे याद रखिएगा। दूसरा, पहला साधन क्या था? भूमि। दूसरा क्या है? लेबर। थोड़ा डिटेल करी जा रही है। लेबर 2 तरह के होते हैं, एक शारीरिक श्रम के लेबर होते हैं, फिजिकल लेबर, और एक होते हैं मेंटल लेबर। जैसे आप क्या हो, आप बिहार पुलिस में जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे, तो ज्यादातर आपका शारीरिक श्रम है। अब चोर भाग रहा है, उसको पकड़िएगा आप, तो पैर से नहीं दौड़िएगा कि दिमाग से दौड़िएगा। हाँ, लेकिन कोई FIR लिखाने आ जाएगा। FIR पूछते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये लिखवाने आ जाएगा, तो वहां पर आप दौड़ने थोड़े लगेगा। मानसिक श्रम है, मेंटल लेबर है वहां पे। बात समझ गए? तो उत्पादन, श्रम को उत्पादन का सक्रिय फैक्टर कहा जाता है। जो श्रम लगता है वो उत्पादन का जो एक्टिव फैक्टर है वो श्रम ही है, यानी कि लेबर है। लेबर 2 ही तरह के होते हैं, एक हो जाते हैं आपके मेंटल लेबर और एक होते हैं फिजिकल लेबर। तो पूरी दुनिया में 2 ही तरह के लेबर है। अब किसी ने, जैसे मैंने पढ़ाई करी तो हमारा काम मेंटल लेवल पे हो रहा है, हम अपने दिमाग से आपको चीजों को समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मजदूरी, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है कि न्यूनतम मजदूरी कितना आप किसी को देते हैं। राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है, अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत, प्राइस, मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि वेजेस क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है उसे वेजेस कहते हैं। इसलिए मिनिमम वेजेस सरकार तय करती है कि कम से कम किसी को 18,000 मिलना चाहिए, 21,000 मिलना चाहिए, इससे कम में कैसे गुजारा हो। अब प्रोफेसर मार्शल साहब फिर आ गए। भैया ये मार्शल जान नहीं छोड़ेंगे आपका। मार्शल के अनुसार श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। आप हाथ से करो या दिमाग से करो, श्रम है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे कंसेप्ट्स 9th क्लास में आप पढ़े नहीं होंगे, वहां तो दूसरे दुनिया में होंगे, तो आपको लगता हो अरे ससुरा ये क्या मास्टर पढ़ा रहा है, कहाँ से ले आया। ये सारे किताब का फैक्ट है, कंसेप्ट है। इसको समझने के बाद ही आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। 9th में तो पढ़े नहीं थे, नहीं कहे यहले तक कहेलू तो कहेले तक कहेलन, बार बार हमको मत बुलवाइए। 9वां में पढ़ लेते तो आज जब हम आपको पढ़ा रहे होते तो आपको फटाफट याद आता कि हाँ सर मैंने पढ़ा था क्लास 9th में कि मार्शल साहब का नाम आया था। अभी पहली बार आप देख रहे हैं, दिमाग भोचरिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, देखिए, दिमाग में टेंशन भी हो तब भी देखिए। वो कहते हैं, कवि ने कहा था कि ये हार भी हमें कितना हराएगी, एक दिन हम ही से हार जाएगी भाई साहब। तो एक बार नहीं आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। आपके पास अभी भी समय है, अभी भी 15 दिन 17 दिन समय है। 1 बार 2 बार 3 बार। और ऑथेंटिक चीज देखिए, ये है ऑथेंटिक चीज, ये है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई हो रही है ना। फालतू में ये टॉप वो टॉप के चक्कर में पगला जाइएगा, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए और उसके बाद MCQ करिएगा तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए। तीसरा क्या था? कैपिटल यानी पूंजी। पहला चैप्टर में वही 5 पढ़ना है ना। पहला क्या था? बताइए, बतभो नो मैडम। पहला था भूमि, दूसरा था लेबर, तीसरा है पूंजी, ठीक है, चौथा संगठन, और 5वां बोलिए साहस, उद्यम। बुढ़ौती में हमारा याद है, आपको नहीं याद है जी, हद कैले हैं आप लोग। तो
पूंजी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? तो प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से कहते हैं धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। यानी कि आपके पास जो धन है उसका एक वैसा भाग जिसका यूज आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रोडक्शन में कर सकते हैं, है ना, बात समझ गए। जैसे मेरे पास पैसा आया 20,000, ठीक है, हमने क्या किया 10,000 मेरा खर्च हो गया, 10,000 मेरा क्या हो गया, सेव हो गया। तो ये वो हिस्सा है जो मेरा पूंजी है। अब इसको हम किसी अन्य डिपार्टमेंट में लगा के वहां से कमाने की कोशिश करेंगे या फिर वहां इन्वेस्ट करके नया चीज उत्पादित करेंगे, ठीक है। तो मार्शल साहब क्या कहते हैं, इनको भी देख लीजिए। मार्शल साहब कहते हैं प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वो सब संपत्ति जिसे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। यानी प्रकृति में जो है, हवा है, जल है, पानी है, ये सब जो निःशुल्क मिल रहा है हमें, उसको छोड़ करके वो सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है, जिससे हमें इनकम होता है, वो क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। देखिए प्रोफेसर मार्शल साहब का बहुत स्टेटमेंट है, एक वो तो चिपका ही देगा। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन बोले तो संगठन समझते हैं क्या होता है? संगठन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में आपको एक अच्छा मैनेजमेंट मिले। जैसे मान लीजिए मैं लस्सी का प्रोडक्शन करने लगा, लस्सी बनाने लगा, तो लस्सी बनाने के लिए हमें क्या पहले चाहिए, फैक्ट्री खोलने के लिए भूमि चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तीसरा हमें क्या चाहिए भाई, कैपिटल चाहिए, यानी कि पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए। और चौथा क्या चाहिए भैया, साहस चाहिए कि हम खोल पाएंगे, कर पाएंगे, हमारे पास स्किल है, आई कैन, आई विल। और पांचवा जो चीजें हमें चाहिए वो चाहिए एक हमें संगठन, ताकि एक बेहतर संगठनिक संरचना में हम उस चीज को इम्प्लाई कर पाए, उसको बेच पाए, उसको डाइवर्ट कर सके, उसको मार्केट में फैला सके। तो संगठन ये चीज है। पांचवा क्या है, साहसी या उद्यमी, इंटरप्राइजेस। आपके अंदर वो साहस है, वो उद्यम है, आप स्किल्ड है। जैसे कोई बच्चा है जो बीटेक कर लिया तो वो नॉलेज लिया, उसके अंदर एक साहस आया, फिर वो एक उद्यमी हो गया, कोई अपना एक सेल्फ स्टार्टअप कर लिया, है ना, सेल्फ स्टार्टअप किया हो। स्टार्टअप का मतलब कि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो साहस होनी चाहिए। तो ये थे उत्पादन के 5 चीजें जिसे आप एक स्लाइड में आराम से देख सकते हैं। एक सवाल तो यहां से पक्का, देखिए SSC सीजीएल का नाम सुने हैं? सीजीएल में क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन नहीं है? ऑप्शन 1 था भूमि, ऑप्शन बी था लेबर, ऑप्शन 3 था इंटरप्राइजेस और ऑप्शन जो 4 था वो था विकास। एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन था। तो 3 गो तो है, चौथा नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। आपको ये दिमाग में 5 रखना है। भूमि, देखिए आप दिमाग से सोच के देखिए, कोई भी चीज आपको चलाना है, दुकानें खोलना है, तो आपको जमीन चाहिए ना भाई। दूसरा आपको एक आध गो लेबर चाहिए ना, चाहे जैसा भी हो। तीसरा आपको एक कैपिटल चाहिए ना, पूंजी, पैसा रहेगा था ना। और चौथा उस सामान को बेचने के लिए आपका एक संगठन होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ घड़े में खाएंगे। और सबसे बेहतर चीज, ये सब करने के लिए आपके अंदर वो उद्यमी और साहस होना चाहिए, वो स्किल्ड होना चाहिए। ओके, बात समझ गए? यही थी पहला चैप्टर में कहानी। अगर उत्पादन बात समझ में आ गया तो उत्पादन क्यों हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन क्यों करना है, लस्सी क्यों बनाना है, क्योंकि लस्सी का युग है, उपयोगिता है, उपयोगी चीजें हैं। चलिए, वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। वस्तु और सेवा का वर्गीकरण होता है, ये 2 तरह के होते हैं। एक उपभोग की वस्तुएं, कंज्यूम गुड्स, दूसरा उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स। एक वैसी वस्तु जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, ठीक है। और ऐसी वस्तुएं जो उत्पादक वस्तुएं हैं, जो प्रोड्यूस कर देती है ना। जैसे गेहूं का जो पौधा है वो हम खाते नहीं है, डायरेक्ट खाते हैं। गेहूं से अलग चीजें बनती है, फिर अलग चीजें बनती है, तो फिर वो उत्पादक वस्तुएं। और जो रोटी है, रोटी को तो बस अब सीधा खाना है, तो वो कंज्यूम गुड्स हो गया। देखिए इकोनॉमिक्स में 2 ही चीज होता है। इकोनॉमिक्स की दुनिया में 2 चीजें होती है। एक चीजें होती है क्या, तो एक जो पहली चीज होती है इकोनॉमिक्स की दुनिया में, 2 चीजें हैं। पहली चीज है गुड्स,
गुड्स का मतलब वस्तु, और दूसरी चीजें हैं सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा, है ना, गुड्स एंड सर्विस। इसलिए सरकार ने इसी दोनों पे एक टैक्स लगा दिया, टी फॉर टैक्स। तो गुड्स से जी चुरा लिया, हो गया जी, सर्विस से एस चुरा लिया, एस चुरा लिया, ले लिया, और टैक्स यानी कर से टी चुरा लिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या बन जाएगा, जीएसटी शॉर्ट फॉर्म हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी लगाया ना भाई, अब समझ में आया। तो इकोनॉमिक्स में दो ही चीजें होती है, या तो गुड्स है या तो सर्विस। चलिए आगे बढ़ते, समझ आ रहे हैं, समझ लीजिए। क्लास 9th में नहीं समझे थे, यहाँ यूट्यूब पर 50 क्वेश्चन कर लीजिए, 20 क्वेश्चन कर लीजिए, कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के जानबूझ के आपको डिस्टर्ब कर देगा। पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग। दुनिया का हर परीक्षा निकाला जा सकता है यदि आप डायरेक्शन आपका सही हो, है ना भाई। नज़ारे मत बदलो, दिशा बदलो। पढ़ते हैं आप सब हैं, दिशा सही नहीं, भटकते ज़्यादा है। एक किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ ले, गलत। एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, लेकिन वो किताब उस लेवल का होना चाहिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग कहेंगे बहुत थेथरे बतियाते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग की वस्तु और उत्पादक वस्तु। उपभोग की वस्तुएं क्या है, एकल प्रयोग और गैर टिकाऊ वस्तुएं, या कुछ टिकाऊ ड्यूरेबल गुड्स होता है, या कुछ होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दो तरह के ये भी होते हैं। उपभोग की वस्तु कंज्यूमर गुड्स, डायरेक्ट आप खाते हैं, और एक उत्पादक की वस्तु, ये भी दो तरह का होता है, एक टिकाऊ होता है, एक नॉन टिकाऊ होता है। एक तुरंत खत्म हो जाता है, एक ज्यादा दिन तक चलता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में मात्र हमें यही देखना था, उत्पादन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है ना, प्रोडक्शन के कितने आधार हैं, 5। तो उत्पादन के साधन आपने देखा। उत्पादन का अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना, मतलब हमको जो चाहिए वो चीज हम बना लेते हैं। ठीक है, हमको ट्रेन हमारे पास था, अब हमको बहुत तेजी से पहुंचना है पटना, तो बुलेट ट्रेन बना लिए, वंदे भारत बना लिए, हवाई जहाज बना लिए। तो उत्पादन का अर्थ अर्थशास्त्र में क्या है, उपयोगिता। हमें उपयोगिता है, हमें उस चीज की जरूरत है ना। 4G 5G लॉन्च करते जा रहे हैं। और उत्पादन के साधन क्या है, बस 5 हैं। हमको भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए और उद्यमी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारी अर्थव्यवस्था, इकाई 1, बिहार के एक गांव की कहानी, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। पहला, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने, 4 कि 5? बताइए, आप जल्दी बताइए। उत्पादन के प्रमुख साधन है 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन का अर्थ नई वस्तु का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का नाश करना, लाभदायक होना। तो जो हमें चाहिए उपयोगिता का सृजन करना, पढ़े थे ना। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, अभी आपको बताया 5। नेक्स्ट क्या है, उत्पादन का अर्थ क्या है, उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है, निष्क्रिय साधन क्या है बताइए, श्रम, संगठन, भूमि, साहसी। तो श्रम ये तो एक्टिव मेंबर है, संगठन भी एक्टिव मेंबर है, साहस भी आप एक्टिव है, जिंदा आदमी है ना, ये सब करेगा। लेकिन भूमि क्या है, स्थिर है, यानी कि निष्क्रिय है, इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब जो चल फिर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, यही सब पूछेगा सवाल आपसे। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, या स्थिर संसाधन है, या मनुष्य निर्मित है? गलत बात, ये मनुष्य थोड़े बनाए। उसमें गतिशीलता का अभाव है, एकदम सही बात है। उसमें समान उर्वरता है, संसाधन के हिसाब से ये स्थिर है, भूमि स्थिर है आपका। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो अर्थशास्त्र में अगर भूमि का तात्पर्य देखेंगे तो प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, केवल खनिज संपदा नहीं, प्राकृतिक पदार्थ सभी निःशुल्क वस्तुएं। भूमि वो चीज है जो प्रकृतिक में सभी चीजें फ्री में हमें मिलता है, हवा, पानी, उसमें जो वृक्ष हैं उसका पैसा हमें नहीं लगता, हम उसमें मेहनत करते हैं, चीजें लगाते हैं तो वो हमें देती है। उधर पढ़े थे ना, जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है, फिर निचली सतह से नहीं है, केवल खनिज से नहीं है। केवल अगर आए तो ये निगेटिव वर्ड है, नेचुरल चीज कभी केवल नहीं होता है दोस्त। आगे बढ़ते,
चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? बढ़ई, भिखारी। भिखारी उत्पादक है तो भीख मांगता। शराबी पी के टुल। ठग, ससुरा ठग के भाग जाता। बढ़ई, 6 का क। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन का साधन है, क्या है? वितरण है, श्रम है, विनिमय है, उपभोग है। उत्पादन का साधन यहाँ कौन है? श्रम। 5 साधन है ना जी, उसमें श्रम है ना। आगे बढ़िए, तुरंत भुला जाते हैं आप लोग। और जो लाल पियर वाला ओकर बतियाते नहीं भुलाते हैं, यही सब भुलाइए बैठ के। पढ़ने बोलेगा तो दिक्कत होगा आपको, है ना। अभी मेहनत कर लीजिए दोस्त, बाद में इस मौका नहीं मिलेगा, तब कहेंगे अब पछताएत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? भैया उद्यम तो है, संगठन भी है, पूंजी भी है। नहीं है पूछा है तो उपभोग तो नहीं है, तो ठूस लेता है। चलिए देख रहे हैं, नहीं है पूछता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल गड़बड़ हो जाता है बच्चे का नहीं है में। निम्नलिखित में कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, ये पूंजी होता है। बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, ये पूंजी है। किसान का हल, ये पूंजी है। घर के बाहर पड़ा पत्थर, ये पूंजी क्यों है? किसान का हल पूंजी है भाई, इससे किसान खेत जोतता है, फिर खेत में उत्पादन होता है, वो कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का फॉर्मूला, कैपिटल का परिभाषा यही था ना कि जिससे एक नई वस्तु का उत्पादन किया जा सके, नए चीजें की सृजन किया जा सके, तो किसान का हल करता है ना। चलिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठोकिए, लाइक ठोकिए, कमेंट करिए, समझ आ रहा है तो। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं भाई साहब। निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन करना। ये सब फालतू है, देख लीजिए आप पढ़ के, भर दिन बैठ के पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़िए। फतेहपुर गांव में कृषि के अतिरिक्त और कौन सा व्यवसाय चलता है? तो कृषि के अतिरिक्त वो लोग पशुपालन करते हैं। हो गया फतेहपुर। फतेहपुर गांव में गरीबों की संख्या कुल संख्या का 1/4 है, बहुत कम गरीब है। उत्पादन द्वारा किसका सृजन होता है? उत्पादन जब भी होगा तो सृजन किसका होगा? सेवा का। बिहार के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती है ना। बिहार में गांव में खेती होती। भूमि उत्पादन का निम्नलिखित में से किस प्रकार का साधन? भूमि उत्पादन का एक मौलिक, अप्राकृतिक, सक्रिय, मौलिक, इनमें से कोई नहीं। भैया भूमि जो उत्पादन का निम्नलिखित में से किस प्रकार का साधन है? तो मौलिक साधन है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम कितनी मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं? तो 2 करते हैं। हो गया, तो पहला चैप्टर समाप्त होता है। 6 गो चैप्टर है, चुपचाप दिल थाम के बैठिए, अभी बहुत बात है, बहुत बात बाकी है। दूसरा चैप्टर है मानव संसाधन। दूसरा चैप्टर आपसे यह बात करने के लिए कहता है कि क्या मानव एक संसाधन है? तो एक लाइन में कहेंगे यस है, क्योंकि संसाधन क्या है? रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो नई चीजें आपको बना के देता है। यदि मैं एक मानव हूं, आई एम अ टीचर या आई एम ए एजुकेटर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको जो चीजें चाहिए, बिहार पुलिस के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें चाहिए मैं यूट्यूब पर दे रहा हूं ना, तो मैं जो आपको उपयोगिता है वो चीज मैं दे रहा हूं, तो मैं तो एक संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? संसाधन वही तो कहता है। तो मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? नहीं, ये इसके समान तो नहीं है, लेकिन संसाधन है। या उससे अधिक है? उससे अधिक है भाई, क्योंकि हम ही हैं जो चीजों को बना लेते हैं। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? नहीं, मानव पूंजी तो है लेकिन इसके समान नहीं, या उससे अधिक है। तो ये सारे सवाल कौन देंगे? तो चलिए ध्यान देते हैं परिचय के ऊपर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ये 5 चीजें याद रखिएगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। यही 5 चीजें हमें चाहिए, 1, 2, 3। लेकिन किस्मती की बात है दोस्त, आजादी के इतने दिनों बाद भी हमें ठीक से ये सब चीजें नहीं मिल पा रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। मानव एक संसाधन के रूप में है कैसे? देखिए, ये भाई साहब डॉक्टर हैं, ये भाई साहब लगते हैं कि खिलाड़ी हैं, ये भाई साहब बड़ा कोट उट पहन के लगते हैं प्रोफेसर हैं, ये भी लगता है खिलाड़ी है, ये देखो स्टूडेंट है। तो मानव संसाधन के रूप में है, क्योंकि जब ये स्किल्ड होता है, ट्रेनिंग लेता है, तो एक अलग से रूप में आता है जहां उपयोगिता का सृजन होता है। तो देखिए बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम एक महत्वपूर्ण साधन हो, संसाधन हो? यस,
आप एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आज आप बिहार पुलिस में ज्वाइन करेंगे, आप एक संसाधन हैं। आप वहाँ जाकर के भ्रष्टाचारी, चोरी, बेईमानी, डकैती, आपस में लड़ाई को नॉर्मल करेंगे, शांत करेंगे, क्योंकि हमारी ये उपयोगिता है, हम लड़ते हैं। जिसे शिक्षा प्रदान कर एक महत्वपूर्ण मानवीय पूंजी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। अभी आपको हम क्या कर रहे हैं, आप एक मामूली सा लड़का या लड़की है, लेकिन मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा के आपको एक पूंजी बना रहा हूँ, जो पूंजी इन्वेस्ट होगी बिहार पुलिस CSBC। इस शिक्षा के द्वारा तुम देश के उत्पादन क्षमता के केंद्र में रहोगे। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक या शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण संसाधन का अंग बनकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ। बात समझ में आए? तो मानव एक संसाधन है, इसीलिए शिक्षा विभाग का नाम बदल के HRD मिनिस्ट्री किया गया था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर बाद में किया गया नहीं शिक्षा विभाग ही ठीक है, तो आम आदमी भी आराम से समझता है। ये इकोनॉमिकल नाम है, लेकिन शिक्षा विभाग जनरल नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया, देखिए ये लड़का डॉक्टर है, ये टीचर है, एजुकेटर साहब है, जिसका रोल अभी मैं कर रहा हूँ। ये देखो इंजीनियर है, और ये भी देखो इंजीनियर है, सूत काट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। कह रहा है भौतिक व मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कुछ ना कुछ अंतर है, चलिए देख लेते हैं। देखिए कंसेप्ट समझने से क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती है। MCQ आपका आसान हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा दोस्त, लेकिन आप किताब पढ़ने तो जाएंगे नहीं। किताब का लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे भी तो आपको आधा समझ ही नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो आपको वो वाला फील नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, और GS का मतलब ही होता है ग्रुप में जितना आएगा, यानी कि एक दूसरे से बात संवाद होगा, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर हो। तो चलिए कहता है कि मानवीय पूंजी तथा भौतिक पूंजी दोनों निवेश का परिणाम होती है, लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर होता है। जैसे आज आपके पिताजी आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट दोनों में हो रहा है, लेकिन अंतर है। देखिए भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि हम लोग क्या है, सक्रिय साधन है। आप जिंदा है, सक्रिय है, एक्टिव रिसोर्स। और जो भौतिक पूंजी है वो इनएक्टिव है। जैसे आपने फैक्ट्री खोला, फैक्ट्री वहीं रहेगी, लेकिन यदि आप इंजीनियर बन गए तो आप गोवा में भी इंजीनियर हो सकते हैं, बिहार में भी हो सकते हैं, यूपी में भी हो सकते हैं, झारखंड में भी हो सकते हैं, राजस्थान में भी हो सकते हैं। तो आप बदलते रहते हैं, सक्रिय है। दूसरा है भौतिक पूंजी मूर्त होती है, वही हुआ तो मूर्त होती है, जिसे आराम से बाजार में ला सकते हैं। लेकिन मानवीय पूंजी अमूर्त होती है, इंटेंजिबल होती है, जिसे बाजार में बेच नहीं सकते हैं। केवल मानवीय पूंजी की सर्विस को खरीदा या बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी क्या है, मूर्त है। मूर्त मतलब डायरेक्ट आप उसे ले सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर बनाया गया फैक्ट्री में तो जाके बाजार में बेच लेंगे। लेकिन क्या किसी मानव को, जैसे आपको पढ़ा लिखा के बिहार पुलिस बना दो तो जाके बेच लेंगे? नहीं बेच सकते हैं। तो जो मानवीय पूंजी है अमूर्त है। हो सकता है यही सवाल पूछे, निम्नलिखित में से मानवीय पूंजी क्या होती है, तो ऑप्शन अमूर्त होगा वहां। अब ये सवाल अगर पूछ दिया तो अच्छों का पानी निकल जाएगा, क्योंकि जो कंसेप्चुअल पढ़ेगा वही बनाएगा। नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव GS रटने की चीज नहीं है दोस्त। एक बार समझ के पढ़िएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, लंबा हो गया तो क्या, 3 घंटा का सिनेमा देख लीजिएगा, 1.5-2 घंटा का वीडियो नहीं देखिएगा। यही लक्षण है सबका। तब दिक्कत होता है कि भौतिक पूंजी को स्वामी से अलग किया जा सकता है, लेकिन मानवीय पूंजी को स्वामी से अलग। अब मैं एजुकेटर हूं तो एजुकेटर को खींच लेंगे आप हमारे अंदर से, नहीं कर सकते दोस्त। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील है, लेकिन मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं है। यह राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से बाधित होती है ना। हम लोग भारतीय हैं, कल्चर में रहते हैं। भौतिक पूंजी समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण ह्रास होती है ना, लेकिन मानवीय पूंजी उम्र के साथ बढ़ने से और ज्यादा बढ़ता है। जैसे मैं, जितना ज्यादा उम्र होगा आपका, उतने ज्यादा मैच्योर होंगे, उतने ही अच्छे समझदार होंगे, सोचेंगे। भौतिक पूंजी से इनके स्वामी को निजी लाभ होता है, ठीक है, जबकि मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है तथा साथ ही समाज का सामाजिक लाभ भी होता है। एक भौतिक पूंजी में स्वामी जो है, जो मालिक है, उसको प्राइवेट बेनिफिट है। अब अंबानी का जियो है तो जियो से जो प्रॉफिट है उस बंदे को है। लेकिन यदि आप डॉक्टर हैं, क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर हैं तो आपको निजी लाभ तो होता है, लेकिन साथ ही साथ समाज को भी एक लाभ है कि एक अच्छा डॉक्टर है समाज में, जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को बचा लेता है, मरते हुए व्यक्ति को बचा लेता है, तो समाज को भी फायदा है। तो मानव जो है
वो निहायती रूप से इकोनॉमिक्स के सभी पैरामीटर से बेहतर है। यदि मानव में इन्वेस्ट करा जाए, उसको एक पूंजी के रूप में अच्छे से देखभाल किया जाए, तो वो जो रिटर्न देगा वो ना कि प्रॉफिट देगा, एक समाज और एक बेहतर कल्चर भी बनाएगा। इसीलिए शिक्षा पे जोर देने वाला देश बहुत आगे निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि मानव पूंजी इज द बेस्ट पूंजी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बात को। देखिए, सिर्फ एग्जाम पास कर लेना बड़ी बात नहीं है। असल जिंदगी तब शुरू होती है ना जब आप जिंदगी के समस्याओं के साथ लड़ते हैं। परिवार, समाज, है ना, अपने जीवन में हो रहे दुख सुख, इन सब चीजों से जब आप मुखातिब होते हैं, तब जो आपका डिसीजन होता है वो बहुत मायने रखता है। और वो डिसीजन किस बेस पे आता है? आपके दिमाग की बेहतर डेवलपमेंट के बेस पे। अब दिमाग का डेवलपमेंट कब होगा? जब आप अलग अलग चीजों को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या है। तो मानव पूंजी को क्या क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, सूचना और तकनीकी चाहिए, प्रबंधन चाहिए। अगर आपको हम बेहतर बनाना चाहें तो सबसे पहले तो आपको भोजन अच्छा कराएं, आपको वस्त्र दें, अच्छे आवास की व्यवस्था करा दें, आप स्वस्थ रहें इसकी व्यवस्था हो, अच्छी सी शिक्षा आपको मिले, फिर आपको एक अच्छा ट्रेनिंग मिले। जब आप नौकरी लेंगे, शिक्षा के बाद आपको क्या मिलेगा? नौकरी। नौकरी में आप लेंगे ट्रेनिंग, फिर उस ट्रेनिंग का टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल, और फिर आप मैनेजमेंट करेंगे। थाना में कोई दिक्कत ना हो, आप अपने एरिया में कोई दंगा हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ संक्षिप्त शब्दों को लेते हैं जो कि आपके ही किताब में है, यानी क्लास 9th के इस चैप्टर में है। पहला है यूजीसी। हो सकता है कहीं बिहार, अच्छा सीएसबीसी जो है ना आपका बोर्ड, यूं कहिए कि बहुत खतरनाक आदमी है ना। एक खतरनाक आदमी जो है कहीं से सवाल उठा पुठा लेता है, तो सवाल रहेगा सिलेबस से, लेकिन सवाल ऐसा रहेगा ना कि लोग को लगेगा पागल हो गया। आपको आते यूजीसी का पूर्ण रूप बताइए, पूछ लिया तो क्या करेंगे आप? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। पूछ देगा एनसीईआरटी बताइए भाई साहब, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एन से नेशनल, सी से काउंसिल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च एंड टी से ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। फिर कहेगा एससीईआरटी, तो एन के जगह नेशनल बोले, एस के जगह स्टेट बोल दीजिए, बाकी सब तो वही है। सीईआरटी तो सेम है, सीईआरटी तो सेम है। उसके बाद आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। उसके बाद आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेस, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। चलिए हम आपको बता तो रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, एक अपेक्षा आपसे करते हैं, एक निवेदन करते हैं, एक होमवर्क आपको देते हैं। क्या? तो ये जितने भी आपने देखा यूजीसी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर, इन सब का जो हेडक्वार्टर है, एचक्यू है ना, इसका जो HQ है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जिसे आप कहते हैं, वो कहाँ है, कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? ये दो चीजें लिख करके कमेंट में आप बता देंगे। कैसे बताएंगे? तो जैसे देखिए, जैसे मान लिया आपने, अब आपको जहां से निकालना है गूगल, विकिपीडिया कीजिए, जो कीजिए, करना है करिए, लेकिन दोस्त हम चाहिए। जैसे यूजीसी की स्थापना कब हुई, है ना, और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ है। तो स्थापना के जगह आप 1990, 92 जो भी है आप लिखेंगे, और मुख्यालय के जगह आप लिखेंगे दिल्ली, पटना, बम्बई। तो आप लिखेंगे कैसे? यूजीसी 1990 और दिल्ली, मान लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। कमेंट में सबका आना चाहिए। देखते हैं कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आप अपने खुद के लिए कितना मेहनत करते हैं। ओके दोस्त, डन। चलिए अब आ जाते हैं जनगणना पर। देखिए जनगणना क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारतीय जनगणना जनसंख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों से बृहद स्रोत है। भारत में जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था, परंतु नियमित 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। देखिए पहले भारत को गिनने के लिए, म्याओ म्याओ करने के लिए लॉर्ड मेयो आया,
ससुरा लॉर्ड म्यो म्याओ म्यो किया, इतने आदमी भारत में था, कहा बाप रे बाप पागल हो जी, तो इंडिया में बहुत खदखदाए ले, हमें नहीं गिनेंगे भाई, छोड़ दिया। बाद में आया रिपन, कहा ससुरा हम तो सबको लेप देंगे, सबको गिन देंगे भाई। 1881 से इसने कहा हर 10 साल में अब गिना जाएगा, तो गिनाया जाने लगा। फिर स्वतंत्रता के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम लागू हुआ और इसकी पूरी कंट्रोल एक रजिस्ट्रार जनरल को दे दिया गया कि भैया आपका काम है हर 10 साल में जनगणना कराएंगे। तो लास्टली 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ और फिर 2021 में होना था, जो कि कोरोना के कारण डिस्टर्ब हो गया, जो अभी तक डिस्टर्ब चल रहा है, हो तो गया है लेकिन डाटा ठीक से सरकार नहीं पब्लिश की है। ठीक है, तो 2011 से ही अभी क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोग 2011 का ही देखते हैं। जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला जनसंख्या का आकार और वितरण, दूसरा जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन, तीसरा जनसंख्या के गुण या विशेषता। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या का आकार और वितरण। मजा आ रहा है दोस्त इकोनॉमिक्स से सवाल एसएससी, बिहार एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है और आपका सिलेबस दिया है तो पूछेगा ही पूछेगा, छोड़ेगा तो नहीं है। तो पूरा पढ़िए, मजा से पढ़िए, समय दीजिए ना, हो ओकरा समय देते हैं, एकरा ना दीजिएगा, भर दिन बतिया लीजिएगा फोन पर ना, कैसे हो, सब ठीक है, पता नहीं चलेगा भर दिन बीत गया। लेकिन 1-2 घंटा का वीडियो देख के अपना जीवन नहीं बनाएगा तुम लोग ना जी, खचरा कहीं का। कर लो, नौकरी लो, वर्दी पहन लो, तब ऐसे 2-3 वो अपने आ जाएगा। वर्तमान में बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? 10,40,99,452। ये किसका डाटाबेस है दोस्त? 2011 का। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी क्वेश्चन किससे बनता है? 2011 की जनसंख्या से। जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है, ये जरूर याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.58%। बिहार भारत का उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, बिहार की यह जनसंख्या राज्य के 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर असमान वितरण हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसका 2.86%। यही देख लीजिए भैया, नहीं हट रहे हैं हम लोग। जनसंख्या 8.58 और जगह 2.86, यानी 3% में 8.5% ठुसाइल है। इसलिए बिहार का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, देश में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। यानी कहना है कि कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 13वां स्थान है। वर्तमान में बिहार 38 जिला है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, 58,38,465 लोग हैं, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, जहां 6,36,342 लोग हैं। तो नंबर 1 में है पटना जनसंख्या में, और सबसे लोएस्ट है शेखपुरा। ये भी पूछेगा आपसे। अब यहां देख लीजिए एक स्लाइड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ओके, चलिए ये यही रखते हैं ग्रीन वाला। ठीक है, चलिए पहले ये देखिए है सर्वाधिक जनसंख्या, ये है न्यूनतम जनसंख्या। कुछ ने कम से कम एक तो याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर ठीक मूड में है तो पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आप पटना मार देंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ससुरा मेहरारू से लड़के आया है, कन्या कुछ बोल दी है, तो कहेगा नहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला बताओ, तो पूर्वी चंपारण। उसी तरह कम वाले में बात करेगा तो सबसे कम है शेखपुरा का और दूसरा सबसे कम है शिवहर का। बस इतना याद रखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व के आधार पर बिहार में जनसंख्या वितरण। तो घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहे हैं, वो है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार जो हमारा है वो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमानता है, मैंने पहले ही कहा था, वो देख ही लीजिए क्या स्थिति है। सर्वाधिक सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला जो है वो है शिवहर। बताइए, शिवहर में प्रति 1 किलोमीटर में 1880 लोग रह रहे हैं, यानी कि 2000 के आसपास। ठीक है, दूसरे नंबर पर है पटना, यहाँ प्रति 1 किलोमीटर में 1823 लोग रह रहे हैं।
तीसरे नंबर में है दरभंगा, चौथे में वैशाली और पांचवें में बेगूसराय भी है। ये बेगूसराय, ठीक है। खाली ठोके ले भैया जिला बेगूसरैया, गाना तो सुनबे न किया होंगे, बड़ा खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है भाई साहब, गोलियां चला देता है। सबसे कम जनघनत्व वाले जिला, जहां सबसे कम लोग हैं, देखिए कैमूर में जाकर आप बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ी एरिया है, जंगल झाड़ ज्यादा है, 488 लोग मिलेंगे 1 किलोमीटर में। दूसरा है जमुई, आराम से जाइए 568 लोग मिलेंगे। तीसरा है बांका। तो पहला याद रखिए, दूसरा याद रखिए, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात बुझे छो, नहीं बुझले छो तो पानी पी लिए तो पी ले, बुझबे दोनों आदमी। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष में कितना महिला है। कि अगर पुरुष 1000 है तो महिला कितना है। तो देखिए कम से कम 1000 है तो 1000 रहना चाहिए महिला, है ना। सबको ब्याह होगा भाई। यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 जिला है। पहला जिला है गोपालगंज, जहां पुरुष 1000 है तो महिला है 1021। अब यहाँ 21 को महिला ज्यादा है, तो कोनो पुरुष दुग ब्याह कर लेगा, क्या दिक्कत है। उसमें तो खुशी हो जाएगा, तुम लोग लड़का से दुग ब्याह कर लेंगे। 21 को लड़की बेचारी कुंवारी रह जाएगी, नहीं भाई दूसरा जिला में जाकर ब्याह नहीं कर लेगी। देखो दूसरा जिला है सिवान, इसमें 988 लड़की है। अब यहाँ 290 और 10 यानी कि 12 को लड़की, 12 को लड़की कुमारी रहेगी। कुमारी रहेगी कि 12 को लड़की घट जाएगी, यहाँ 12 को लड़का कुंवारा रह जाएगा, क्योंकि सिवान में 988 लड़की है। तो ये यहाँ जो है, यहाँ का जो लड़का है घुस जाएगा गोपालगंज में, चल भाई वहाँ 21 को लड़की ज्यादा ब्याह कर लेंगे। तो कहेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज। दूसरा कौन है, सिवान। अच्छा न्यूनतम भी होगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला 6 जिला देखिए, सबसे पहला है मुंगेर, यानी कि 1000 अगर लड़का है तो 876 लड़की है। अब सोचिए 24 इधर हो गया 900 और 100, यानी 124 जो है वो लड़की कम है ससुरा मुंगेर में। कैसा जिला है भाई मुंगेर, बढ़ाओ भाई, नहीं तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, बात समझे। चलिए दूसरा है भागलपुर 880 है। तीसरा है खगड़िया, चौथा शिवहर है, पांचवा बेगूसराय में 895, बेगूसराय में 895 लड़की है, यानी कि 105 लड़की घटल है। अब 105 लड़का काशियन जाएगा तो जाए जहन्नुम में, लड़का सब गुस्सिया जाएगा, हमारा बोलेगा मास्टर बोलते हैं जाए जहन्नुम में, अपने तो लड़के हैं। चलिए सर्वाधिक एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बताइए। अब देखिए कभी कभी जो एग्जामिनर पगलाएगा ना, तो ससुरा नॉर्मल वाला नहीं पूछ के शिशु वाला पूछने लगता है, जैसे बीपीएससी एक बार पूछ दिया था। सर्वाधिक वृद्धि जो है वो किशनगंज में है, उसमें 971 है लड़की, बच्ची लड़की, और न्यूनतम है वैशाली, ससुरा 904 है। एक को याद रखिएगा, सर्वाधिक में किशनगंज, न्यूनतम में वैशाली, बस बात खत्म। अब है साक्षरता, तो चलिए साक्षरता वो देख लेते हैं, मैंने कितना पढ़ल लिखल है। तो सर्वाधिक पढ़ल लिखल जो जिला है ना वो है रोहतास, बड़ा पढ़ल लिखल है, 73% आदमी वहां पढ़ल है। और सबसे कम पढ़ल लिखल है पूर्णिया। पूर्णिया में सब बकलेले हैं भाई, पूर्णिया वाला गोसा मत जाना, ये रिपोर्ट है जनगणना का, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा पढ़ल लिखल में आता है पटना, और सबसे कम में आता है दूसरा में सीतामढ़ी। तो ये आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक एवं न्यूनतम महिला साक्षरता। अब लड़की में देख लेते हैं, रोहतास 1 नंबर में है, यहाँ 62% लड़की पढ़ल है, और सबसे कम में सहरसा है, यहाँ 41% लड़की है। तो देख लो तुम लोग लड़का लोग, शादी ब्याह करना होगा ना तो रोहतास चल जाओ, सब लड़की पढ़ल है। दूसरा में देखो मुंगेर, लड़की वहां कम है लेकिन दूसरा पढ़ल है 100 में 62 को लड़की पढ़ल है। उस हिसाब से देख लेना, शादी ब्याह करने के लिए भी पढ़ना जरूरी है भाई, नहीं तो क्या पूछेगा तोरा सबको, खलगिद्दर से नक लगता है। सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जिला, तो पुरुष जो पढ़ल है वो रोहतास में 82%, और कम पढ़ल लिखल पुरुष भी है पूर्णिया में 59%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक कक्के को याद रखिए, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो बिहार में 11.29% लोग नगर में निवास करते हैं, और 88.71% लोग ग्रामीण विकास, यानी कि कुल 88% लोग गांव में है, विलेज में, और 11 पॉइंट कुछ लोग यानी कि मान लीजिए 12% लोग कहाँ हैं, शहर में। देखिए कितना अंतर है, हमारा बिहार कितना ग्रामीण क्षेत्र है। जाओ, अब बिहार पर ध्यान नहीं देता है सरकार,
बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर है। अब ले, समस्तीपुर एकदम गाँव का शहर है, गांव का शहर समस्तीपुर। जबकि सबसे कम गांव वाला जनसंख्या है पटना। पटना में तो गाँव नहीं है दोस्त, पूरा पटना राजधानी है, गांव कहाँ है। तो अगर आपको शादी ब्याह करना है तो समस्तीपुर है, एकदम गांव से मिलेगी, एकदम अच्छी अच्छी लड़की मिलेगी। अब पटना में मत ब्याह करना तो लोग ध्यान देना, सब शहरी लोग हैं, शहरी लोग जानबे नहीं करता है, लड़कियां भी पब जाके सुट्टा मार लेती हैं। ध्यान देना भैया, कुछ बोल देंगे तो हंसी मजाक समझ लीजिएगा, मास्टर आदमी है, बुढ़ौती में कुछ बोले दिए तो क्या दिक्कत है। चलिए, सर्वाधिक नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वाला अगर जिला आपसे पूछ ले तो पहला हो गया पटना, ये सबसे जनसंख्या नगरीय यहाँ है। और दूसरा अगर आपसे पूछे तो भागलपुर है, लेकिन न्यूनतम में पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये यहाँ ग्रामीण ज्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। आगे बढ़े, बिहार में धार्मिक बात एक बार बीपीएससी पूछ दिया था, पगलाइल कि बताओ कि बिहार में ईसाई का कितना परसेंट है, तो 0.12%। तो हिंदू है 82% बिहार में, मुस्लिम है 16%, ईसाई है इतना परसेंट, बाकी सब आप देख लीजिए, हिंदू का रखिए याद और मुस्लिम का रखिए, क्योंकि बिहार में यही दो सबसे ज्यादा है। अब आते हैं बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये जो जनसंख्या इतना बढ़ रहा है इसका क्या कारण है। देखिए, गर्म जलवायु, संयुक्त परिवार वाली प्रथा हमारे यहाँ है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ जाती है। बाल विवाह होता है हमारे यहाँ, लड़की का और लड़का का शादी अब तो 21 साल में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में आप जाइएगा तो क्या होता है पता है, लड़की 10th पास करी तो 10th मतलब 10 साल और प्लस 5 साल से पढ़ल शुरू कर लो, तो 15 साल की लड़की है और अब ब्याह कर देगा। 17 साल में उसको 2 बच्चा हो जाएगा, माने 16 साल में एगो, 17 साल में 2। जाओ 25 साल की होगी, ब्याह के लिए बेहतर लड़की, तब तक 2-3 गो करके रेडी है भाई। जिसकी लास्ट थी उसकी भैंस, जितने बच्चा उतना पावर, ये सब गांव में बड़ा चलता है। अगला है अशिक्षा, इसलिए नीतीश बाबू हमारे बोले थे ना कि हमने लड़कियों को पढ़ाया, शिक्षित किया, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल हो गया, क्योंकि लड़की शादी करने के बाद बड़ा कंट्रोल में करती है अपने हस्बैंड को। क्या क्या चचा बोल दिए थे, हम क्यों बोलेंगे, आप लोग जानबे करते होंगे क्या क्या बोल दिए कि वो रात उत वाला कोई बात था। चलिए, चचा हैं, चचा माफ करिए। गरीबी भी एक कारण है। परंपरागत कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि किसी को वो लड़का हो रहा है तो लड़का नहीं हो रहा है, पहली लड़की है तो फिर कोमा लगा के निकल जाएगा, एक और लड़की हो जाएगी, वो तब तक कोमा लगाते रहेगा और लड़की जब तक होते रहेगी, और जैसे ही लड़का होगा फुल स्टॉप लगा देगा। तो ये परंपरागत मान्यता है कि लड़का ही वंश को बढ़ाता है। क्या जरूरत है भैया, अब वो समय खत्म है। परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं है। परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन क्यों करना चाहिए, सरकार का ना कोई स्कीम है, ना लोग जागरूक हैं। कुछ अन्य कारण भी है, सामाजिक दबाव, ग्रामीण व्यवस्था, प्रशासन का ठीक ठाक कंट्रोल नहीं, लड़कियां बाहर जाती है तो दिक्कत होता है। साथ ही साथ व्यवस्थाएं वैसी ऐसी नहीं है हमारी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही है, अब ऐसा नहीं है, ये पुराने लोगों की थी। लेकिन सवाल है कि जनसंख्या बढ़ जाएगा, वो सब कारण था, लेकिन नियंत्रण कैसे करेंगे आप। तो पहला है तीव्र आर्थिक विकास, तो डेवलपमेंट कीजिए। दूसरा है परिवार नियोजन पर ध्यान दीजिए एकदम। तीसरा है धन तथा आय का समान न्यायपूर्ण वितरण हो, गरीबी दूर करिए, आत्म संयमता रखिए, शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रचार करिए, क्योंकि खास करके गर्ल्स एजुकेशन, देखिए कतनों कुछ कर लीजिए, अगर लड़की शिक्षित हो गई, उसको पता चल गया कि 1 से 2 बच्चे कितने मेहनती से आते हैं, और वही 1-2 बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा नागरिक बनाना कितना टफ काम है, और 4 गो लेकर कौन ची करेंगे ससुरा, ठीक से ना स्कूल का फीस पूरेगा और ना कपड़ा लत्ता पूरेगा, ओकरा गरियाएगा मने मन की हमारे कैसन माई बाप है। इसलिए 1-2 गो लाइए, और आप लोग नौकरी उकरी हो जाएगा तो 1 से 2 में ज्यादा नहीं कहिए, कमा लगा के नहीं चलते जाइएगा, लड़का हो या लड़की 1 से 2 में रुक जाइएगा। जागरूकता फैलाना होगा, सरकारी प्रयास भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार क्या क्या करी है तनी वो देख लेते हैं, सवाल पूछ देता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने चलाया परिवार नियोजन 1948, ये सवाल पूछा हुआ है दोस्त बीपीएससी में। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चला, 1948 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ 1978 में, और स्वामीनाथन समिति इसी बात पर गठित हुआ 1984 में, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1999 में हुई, और वही नीति 2000 में एक लक्ष्य बन के आई, संशोधित लक्ष्य। देखिए 2000 एजेंडा 2000 किताब में क्या दिया है, एजेंडा 2000, इसमें कहा गया कि 2070 तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ये सब कहा गया।
और खास करके बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक सुनिश्चित किया जाना चाहिए और 2070 तक भारत की जो प्रजनन दर है जो उसको एकदम कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, 2.1 करना होगा एकदम से कि हम दो हमारे दो, ठीक है, सीता माता के प्यारे दो। उसके बाद गर्भ निरोधक चीज़ों का प्रचार किया जाएगा, बंध्याकरण किया जाएगा, है ना, इन सब चीज़ों को प्रभावशाली बनाया जाएगा। यही था एजेंडा 2000 जो 2070 तक में कंट्रोल करेगा। अब सारांशतः इस चैप्टर में आपने यही पढ़ा कि मानव पूंजी आर्थिक विकास की पूंजी है, बिल्कुल है, और मानव पूंजी भौतिक पूंजी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दो बात आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपने जनसंख्या के बारे में देखा, कैसे मानव जनसंख्या पैदा हो रहा है। अगर हमें एक मजबूत और एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो मानव संसाधन जो हमारी मानव की पूंजी है उसे एक बेहतर रूप देना होगा। हम लोग चिल्लाते हैं जनसंख्या जनसंख्या, यदि इसी जनसंख्या को एक बेहतर रूप दे दे, एक बेहतर स्किल्ड बना दे, तो यही जनसंख्या, यही कमजोरी एक दिन ताकत बन जाएगी, है ना। निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है दोस्त। जनसंख्या है, आदमी ज़्यादा है, तो अगर हम स्किल्ड होकर नया नया काम करेंगे तो काम भी तो अच्छा करेंगे, डेवलप भी तो कर जाएंगे। लेकिन एकदम रोना रोना चिल्लाएंगे, ना हम इतना आदमी हैं, ये है वो है, कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित MCQ। तैयार है MCQ के लिए? चलिए पहला क्वेश्चन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी क्या नहीं है दोस्त? स्वास्थ्य है ही, प्रशिक्षण है, प्रबंधन है, अकुशलता, ये मानवीय पूंजी नहीं है। अकुशल है तो आप कौन सी पूंजी है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? मूल अधिकार, है ना। तो आप ऐसे भी बन ही गया भारत में। आगे बढ़िए। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो जनगणना 2001 की बात करेंगे तो अब तो ये अपडेट हो गया है 2011, है ना। 2011 का देख कर आप लोग जाइएगा, क्योंकि ये किताब बिहार सरकार ने अपडेट नहीं किया, वैसे उस टाइम था 65%। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? इसको भी अपडेट करके 2011 का लेंगे, है ना। नहीं होगा तो हम लोग एक अलग से भारत का जनगणना का एक टॉपिक लास्ट में आपको करा देंगे। भारत और बिहार का जनगणना का जो अपडेट और लेटेस्ट है, जो 2022 का जो डाटा है, वो सरकार ने अभी पब्लिश तो नहीं किया, लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार के कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां कुछ कुछ डाटा है, तो हम उसको बता देंगे। अगर वो डाटा नहीं होगा तो 2011 का बिहार का बता ही दिया है, भारत का भी बता देंगे। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको पता ही है, पटना। ये दो क्वेश्चन थोड़ा डाटा ओल्डेड है, चूंकि बिहार बोर्ड की किताब में यही दिया हुआ है तो हम यही ले लिए, ठीक है। बाकी हम 2011 करके भारत की जनगणना रिपोर्ट करके एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डरना नहीं है, इस बार फोड़ देंगे, है ना। क्या फोड़ दीजिएगा? शीशा न हो बिहार पुलिस के एग्जाम। मनुष्य संसाधन के रूप में का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? भोजन और स्वास्थ्य, वस्त्र, कौशल और योग्यताएं, स्वास्थ्य, अपराधी व्यक्ति। तो कह रहा है कि मानव संसाधन के रूप में का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? कौशल और योग्यताएं। ये चाहिए ना भाई, स्किल्ड चाहिए मानव, उसके बाद सब ठीक कर देगा। ज्ञानी और विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता कितनी होती है? तो ज्ञानी और विशिष्टता जो प्राप्त है, जो स्किल्ड है, विशेषज्ञ है, वो जो है वो उसकी उत्पादकता कितनी होती है? तो अधिक होती है। देखिए जैसे एक होता है ना, जैसे एक टीचर होता है, लेकिन जब आप बीएड या डीएलएड कर लेते हैं तो आप विशिष्ट हो जाते हैं, टीचिंग पढ़ाने के लिए आप विशिष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग में विशिष्ट हो जाते हैं। मानवीय संसाधन में निवेश का मुख्य अंग है भोजन, स्वास्थ्य, वस्त्र। तो मानव संसाधन के लिए आपको इस समय निवेश करना ही पड़ेगा, उपयुक्त तीनों। मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो निवेश की, अन्य लोगों की, पूंजी की, बेरोजगारी की। तो निवेश करना होता है, उसमें क्या होता है? निवेश। इन्वेस्ट करिए, अच्छी स्कूल, अच्छी व्यवस्था में उसको डालिए, इन्वेस्ट कीजिए, एक दिन निकलेगा वो। एक शिक्षक क्या है? मानव पूंजी है, भौतिक पूंजी है, कौशल है, विकसित व्यक्ति है, मानव पूंजी है दोस्त, मानव पूंजी है वो। भौतिक पूंजी क्या है? तो मूर्त है, जिसे आप बाजार में बेच सकते हैं डायरेक्ट की। मानव पूंजी के निर्माण स्रोत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मानव पूंजी के निर्माण स्रोत में कौन नहीं है जी? तो भोजन तो है ही, वस्त्र भी है, शिक्षा भी है, छात्र नहीं है। छात्र तो मानव है, इसमें तो इन्वेस्ट होता है, ये पूंजी थोड़े है मानव की। निर्माण का स्रोत नहीं है दोस्त, स्रोत पूछ रहा है, सोर्स।
यानी कि मानव पूंजी का जो निर्माण होगा उसके सोर्स क्या क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सोर्स है। छात्र थोड़े सोर्स है, छात्र तो खुद ही मानव है, उसी में तो इन्वेस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और होमवर्क देते हैं, आज पूरा होमवर्क दे रहे हैं हम, और नहीं अगर कमेंट बॉक्स में आंसर आया, जितना व्यू जाएगा उतना हाँ आंसर हमको चाहिए, और अगर नहीं आया हम समझेंगे कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, ये सारे कंटेंट बना सकते हैं जिसमें 4 घंटा 5 घंटा लगता है, पूरा सेटअप कर सकते हैं आपके लिए, ये कर सकते हैं, मुझे तो नहीं देना है दोस्त परीक्षा, आपको नहीं देना है, और आप इस 4-5 क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, तो ये बड़ा दुख की बात है, शर्म की बात, शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना व्यू जाएगा उतना आंसर आएगा। जीडीपी, तो जीडीपी का पूरा रूप आपको बताना है। वैसे एगो मैं बता दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए यूजीसी यहाँ भी है, एनसीईआरटी यहाँ भी, एससीईआरटी यहाँ भी, आईसीएमआर, ये सब तो उधर से आप दे दीजिएगा, ठीक है। इसका पूर्ण फॉर्म बता देना है, लिखना है जीडीपी कमेंट में, और फिर यहाँ हाइपन दे के लिखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही पूरा डिटेल्स में। चलिए आगे बढ़ते। इकाई 3 लेते हैं, 6 गो तो इकाई है, आधा हो ही गया, अब तुरंत खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा है। स्ट्रीमिंग हेल्थ चेक कर लेते हैं, सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। कितना मिनट हुआ है दोस्त, तो कुल मिलाकर अभी 1 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा आधा घंटा और लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। चलिए तनाव मत लीजिए आप लोग, पानी पीते रहिए। अरे 9वां का क्लास है, 1 साल में बच्चा पढ़ता है, अब 2 घंटा हम पढ़ रहे हैं पूरा किताब, नहीं समझ रहे हैं, वो भी समझ के, साथ में एमसीक्यू भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्त। इकाई 3 गरीबी। अब गरीबी क्या होता है, चलिए देखते हैं, गरीबी के बारे में बात करते हैं। गरीबी क्या होता है, तो गरीबी के बारे में ये क्या है बताया गया है कि भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए दोस्त, चाहिए रोटी, दोस्त नहीं चाहिए, मतलब ऐसे हम बोले दोस्त, आप लोग को बोले दोस्त, स्टूडेंट नहीं होता है, जब आप छात्र बड़े हो जाते हैं तो दोस्ती होता है ना। अपन दिल की बात बताइएगा, कहाँ कहाँ सेटिंग कैले हैं, कहाँ कहाँ अकाउंट खोले हैं, ज़्यादा नहीं खोले हैं, हाँ संभल के देखो दोस्त। पहली प्राथमिकता देना स्टडी को, फिर अपने हेल्थ को, क्योंकि एक बूढ़े ने कहा हेल्थ इज वेल्थ, कोरोना में आपने देखा नहीं, सब चला गया बेचारा, तो हेल्थ सही होना चाहिए आपका। पहले स्टडी, उसके बाद हेल्थ, फिर उसके बाद बाबू सोना करते हुए सूतिए, एकदम मस्त एंजॉय कीजिए, 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सूतिए, और 8 घंटा में खूब एंजॉय कीजिए, ठीक है। 8 तिया 24। चलिए, हमें जीवन जीने के लिए चाहिए रोटी, दूसरा चाहिए कपड़ा। पहले तो भूख लगेगा, उघारो रह लीजिएगा, लेकिन भूखल रहिएगा नहीं, जब पेट भरेगा तो आदमी को लगता है ओह कपड़ा फाटल है, रोटी कपड़ा, और तब जब ठंडा लगेगा तो आपको मकान चाहिए। और जब ये तीनों मूलभूत चीजें मिल जाएगी, रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, तब आप कहेंगे ओह तनी पढ़ लिख लेती है न, तो शिक्षा मिल जेते ठीक रहते, और शिक्षा मिल जाए तो कब होता नहीं, हमें बुखार लग गया डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य भी मिल जाता। तो जीवन की ये 5 मूलभूत चीजें हैं, अगर कोई व्यक्ति इन 5 मूलभूत चीजों को पूरा लेता है तो वो गरीब नहीं है, और यदि नहीं पूरा पाता है तो वो गरीब है। यही गरीबी की परिभाषा है, समझ रहे हैं बात को। अब हमारे गांधी बाबा ने कुछ कहा, क्या कहा, कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थ में तभी स्वतंत्र होगा जब यहां से सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में भी सुधार होगा। तो ये थे गांधी बाबा, हमारे बड़ा खतरनाक बाबा थे। इन्होंने कहा कि भारत तभी आजाद होगा जब सभी गरीब व्यक्ति की हालत सुधरेगी। तो हो सकता है ये स्टेटमेंट लिख दे और पूछे कि यह स्टेटमेंट किसने दिया, तो गांधी बाबा दिए थे। अब गरीबी को दिखाने के लिए आपका जो बुक है बिहार सरकार का, उसमें कुछ चक्र दिया गया है, इस चक्र को समझिए। इस चक्र का नाम है गरीबी के दुष्चक्र, और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है नरकस जो है, वो नरकस साहब ने इस गरीबी की दृश्य की व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में कहा। उन्होंने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गरीबी के दुष्चक्र को किसने दिया, तो नरकस साहब ने दिए, नरकटिया साहब, नरकस साहब। नरक में जाने की चीज नरक साहिब ही देगा ना। गरीबी का दुष्चक्र क्या है
इससे अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति जिससे कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्प विकास होता है। अब देखिए, अल्प विकास, निम्न उत्पादक, नीची वास्तविक आय, कम बचत, कम निवेश, कम पूंजी, अल्प विकास, यही चक्र चलते रहता है गरीबी का। इसे ही कहा गया नरकस साहब द्वारा निर्धनता का दुष्चक्र या गरीबी का दुष्चक्र। चलिए आगे बढ़िए। अब एक गरीबी रेखा, आप नाम सुने होंगे। गरीबी रेखा क्या है? देखिए, अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता की वस्तु मानी जाती है। अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, यहाँ भारत में जिसके पास कार है वो बहुत अमीर आदमी है। वहाँ गरीब नहीं है, यहाँ बहुत अमीर आदमी है, जिसके पास कार है बहुत बड़ा 4 व्हीलर गाड़ी है, अभी भी हमारे इंडिया में। चलिए, है कि नहीं, आप ही लोग बताइए। अब गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है क्या? तो कहा गया है कि योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 24 कैलोरी, यानी आप गांव में रह रहे हैं तो प्रतिदिन आपको खाना है 24 कैलोरी, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और यदि आप शहर में हैं तो आपको 21 कैलोरी निर्धारित किया, ठीक है। और अगर रुपया के आधार पर देखिएगा तो 328 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह आप गांव में हैं, और शहर में 454 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह शहर में। तो 2400 कैलोरी या 328 रुपया आप कमा रहे हैं पर मंथ, तो आप गांव के हैं और आप गरीबी रेखा में हैं, है ना। तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग ग्रामीण क्षेत्र में अगर इतना आप हैं, अगर इतना से कम जा रहे हैं तो आप बहुत गरीब है, इससे ऊपर जाइए तो आप गरीब नहीं है। ये गरीबी रेखा की पहचान है। तो योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 24 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी निर्धारित किया। कम से कम इतना होना चाहिए, तब गरीबी रेखा की बात करी गई, ठीक है। यानी इतना कैलोरी ले रहे हैं तो आप गरीब हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं तो आप अमीर हो रहे हैं। आगे बढ़ते, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। कृषक पिछड़ापन, पूंजी का अभाव, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक का अभाव, आय तथा धन की विषमता, बेरोजगारी, विदेशी शासन, प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, यातायात की साधन की कमी, तो ये सब गरीबी के कारण है। एक बार अगर इसको आप समझ लेते हैं गरीबी के सब कारण है, हो सकता है ऑप्शन में दे के 4 को पूछ ले गरीबी के कारण, है ना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी का, जब आप इंटरव्यू दीजिएगा ना तो कहेगा कि बताइए बिहार में गरीबी क्यों है, और अगर गरीबी है तो इसके कारण क्या है। मेंस में लिखवाने के लिए पूछ देता है, यही सबको टॉपिक बना बना के लिखना होता है। तो कंसेप्चुअल जब आप पढ़िएगा ना तो कहीं भी आप रगड़ दीजिए, नहीं तो रटते रहिए बिहार में गरीबी गरीबी गरीबी, ऐसे ऑब्जेक्टिव 50 ये वो, है ना। एक बार पढ़िए, ऑथेंटिक चीज पढ़िए। क्या परेशान हो गए? पानी उनी पी लीजिए। अब अगर गरीबी है तो गरीबी को खत्म भी करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? तो गरीबी उन्मूलन के लिए उपाय भी है दोस्त। क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करिएगा, जनसंख्या पर सबसे पहले नियंत्रण कीजिए, दूसरा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाइए, और देश का औद्योगिकरण विकास करिए, पूंजी की व्यवस्था करिए, लोन उन दीजिए, लोग स्टार्टअप करेंगे, यातायात के साधनों का विकास होगा, आय और धन का समान वितरण, रोजगार का अधिक अवसर आएगा, लघु और कुटीर उद्योग का विकास, निवेश में वृद्धि। अच्छा, एक बात सोचे हैं कभी, ये सब काम अगर हो जाएगा तो सब गरीबी खत्म हो जाएगा, तो सरकार का झंडा कौन टांगेगा? रैली में कौन नारा लगाएगा? इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि सब तो काम में लग जाएगा। इसलिए सरकार भी नियम तो बनाती है सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन खैर, मैं सरकार की आलोचना या बुराई या अच्छाई उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आजादी के 76 साल बाद भी अगर हमारे देश में गरीबी है और हमारे देश के लोग आज भी 5 केजी अनाज के लिए लाइन में लग रहे हैं, तो सोचने वाली बात है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब गरीबी है तो गरीबी को हटाने के लिए प्रयास तो होगा। तो भारत में 2 तरह के प्रयास होते हैं, एक सरकार प्रयास करती है, एक गैर सरकारी संगठन जिसे आप एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रयास करती है, या हम लोग प्रयास करते हैं। सेल्फ हेल्प होता है ना, कोनो जाओगे ना थी में रेस्टोरेंट में कहेगा सेल्फ सर्विस है, अपने से लीजिए अपने से ठूसिए। अरे भैया जीएसटी काट लेगा वो। जीएसटी कथी का काटा जानते हैं दोस्त? सर्विस का, सेवा का। अब पानी देवे नहीं किया आपको टेबल पे, तो कैसे हुआ भाई साहब? तो जीएसटी छोड़ दो भाई, सेल्फ सर्विस है तो जीएसटी का है का? जीएसटी सर्विस का लेगा है, गुड्स और सर्विस टैक्स। तो गुड्स तो दिया तुम, वस्तु तो दिया, सर्विस कहाँ है?
तो सरकार क्या क्या प्रयास करती है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राज्य रोजगार गारंटी, मध्याह्न भोजन देखिए एमडीएम लाया बच्चों के लिए, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, जवाहर रोजगार, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, ये सब योजना लाई है सरकार ताकि गरीबी दूर करे। बात बुझे? गैर सरकारी संगठन क्या कर रहा है? स्वयं का रोजगार करो, अपन दुकान खोलो, स्टार्टअप करो। नहीं, एक बार बड़ा वायरल हुआ था वो रील, प्रधानमंत्री बोले थे पकौड़ा बेचो, तो खैर वो सब आप जानबे करते होंगे। उसके बाद सामूहिक खेती, सामुदायिक विकास, स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें आजकल जीविका काम करती है कि आप अपने में सब लोग मिल करके गरीबी को दूर करने का प्रयास करिए, सब एक दूसरे को हेल्प करिए। चलिए अब लेते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन, लिया जाए। पहला क्वेश्चन, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। भाई बहुत ज्यादा है, राष्ट्र का जो औसत है उससे भी ज्यादा है। बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग कितने थे? तो 2000 के आसपास जो लोग थे वो थे 42%। खैर ये डाटा पुराना हो चुका है, इसमें भी अपडेट की जरूरत है और सरकारी किताब में अपडेट जल्दी होता नहीं है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं नहीं है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। क्या है? आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी। भाई ये तो आर्थिक समस्या ये थोड़े है, हा? भारत की कह रहा प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, नहीं है तो गरीबी आंसर होगा। आर्थिक विषमता ये तो है, औद्योगिक विकास ये तो है, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी नहीं है, आर्थिक समस्या है ना। गरीबी तो एक समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं। निगेटिव पूछ रहा है ना। गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान? गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में से पहला स्थान है दोस्त, है ना। किसी किसी रिपोर्ट में आपको दूसरा दिखाएगा। 2 राज्य आते हैं, बीमारू राज्य, बीमारू, तो बिहार और उड़ीसा, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बीमार है। तो गरीबी में बिहार राज्य का भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान आता है उड़ीसा का गरीबी में। अब शायद ठीक हो गया है, नया अपडेट छापेगी सरकार तो देखा जाएगा। वैसे इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, इसका आंसर यही है, दूसरा। ठीक है, कंफर्म, लॉक करिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो सबसे अधिक गरीबी है उड़ीसा में, ये नंबर 1 पर है, और नंबर 2 पे है हमारा बिहार। ठीक है, गरीबी में तो हमेशा नंबर 1 पे कौन आता है? उड़ीसा, और नंबर 2 पे आता है बिहार। तब भैया बिहार से ही तो अलग हुआ है उड़ीसा, नहीं समझे। झारखंड आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि झारखंड के पास खनिज संपदा है, प्रकृति उसके ऊपर मेहरबान है। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितना कैलोरी भोजन चाहिए? तो 2100 कैलोरी, आपने पढ़ा। गांव वाला को 2400। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा ने भाई। एमपीसी के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना रुपया? तो 328 रुपया। SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? बताइए, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई दोस्त? इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। किस में लिखना है? कमेंट में। ध्यान रखिए क्योंकि उधर भी है ये चीज, तो कुछ कुछ होमवर्क आपको दे देंगे ना, तो आप काम करिएगा। जैसे आजकल KVS NVS स्कूल में होता है ना कि बच्चा को कहता है कि गूगल से ये चीज करके आना, तो बच्चा घर आके माँ बाप को कहता है कि गूगल खोलो, विकिपीडिया खोलो, तो धीरे धीरे कुछ कुछ उस चीज का भी नॉलेज उसको होता है। आप लोग चुपचाप बैठल है, सब चाहते हैं परसले आगू में आ जाए और खाना कोई दे दे मुंह में ठूसियों दे। दोस्त थोड़ा मेहनत करो तुम भी, ठीक है। तो इसका जवाब भेजिए कमेंट में। SGSY, पहले इसका फुल फॉर्म बताइएगा, फिर इसकी शुरुआत कब हुई ये बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, फिर आ गया होमवर्क HW। निम्नलिखित का शब्दों का पूर्ण रूप लिखिएगा। इसमें कुछ कुछ तो पहले NSSO है ना, SGSY यहाँ भी है। इस सब का फुल फॉर्म हमको चाहिए दोस्त। कहाँ चाहिए? कमेंट में चाहिए। और नहीं दीजिएगा, अगर आप जितना व्यू गया उतना नहीं आया कमेंट, तो फिर हम 10वां का खाली हिस्ट्री पढ़ाएं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी नहीं का वीडियो लोड नहीं करेंगे। जाइए, आप लोग से हम नाराज होंगे। दिल तोड़ दिए आप लोग मेरा, अगर नहीं भेजिएगा तो। भेजिएगा ना? भेजिएगा तो लाइक करके बताइए भेजना है।
और जरूर भेजिएगा, NSSO लिख करके इसका फुल फॉर्म लिख के भेजिएगा। चौथा चैप्टर लेते हैं, बेकारी। बेकारी मतलब होता है बेरोजगारी। बेकारी का मतलब होता है बेरोजगारी, जिसका धब्बा आप लोग पर लगा हुआ है। तो बेरोजगारी क्या है, ठीक है। तो रोजगार एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए साधन अर्जित करता है। जैसे अभी आप रोजगार लेंगे, जॉब ले लेंगे, 35,000 40,000 का महीना मिलेगा, तो आप अपने जीवन के लिए साधन उपलब्ध करा लेंगे ना जी, घर बना लेंगे, खाएंगे पिएंगे, मेहरारू बियाह करेगी तो लक्ष्मी काजल खरीद के दे दीजिएगा उसको, नहीं दे दीजिएगा, तो ये सब चीज़ आप ले आइएगा। यानी आप जीवन यापन के लिए साधन अर्जित करते हैं, अर्थात साधन नगद अथवा वस्तु के रूप में हो सकता है। यही अर्जित साध्य उसकी आमदनी कहलाती है। और जो व्यक्ति ऐसा करने में असफल है वो बेरोजगार है, बेकार है। गाँव में कहता बेकार छे फलनामा बचवा, कुछ करे ने धरे छे, बियाह क्या दल के हैं, कनियनो मारे होते, बोलता है ना। ये सब चीज ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेकारी की परिभाषा अगर देखेंगे तो क्या होता है, बेकारी का मतलब क्या हुआ कि बेकारी एक आर्थिक समस्या है जिसकी गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता हो किंतु उस काम को नहीं मिलने पर उसे बेकार या बेरोजगार कहा जाता है। जैसे मैंने बीएड करा, पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे आप एमएससी कहते हैं, मतलब साइंस से किए हैं तो एमएससी फिजिक्स से मैंने किया हूँ। तो मेरी जो क्वालिटी है वो मास्टर की है, मास्टर ऑफ साइंस। साथ में हमने एजुकेशन यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की भी डिग्री लिया। मैंने सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी पास किया, मैंने एस्टेट पास किया, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी पास किया और एक टीचर एजुकेटर, ठीक है। तो एजुकेटर हूँ, यानी कि मैं जो कुछ किया पढ़ाई जिस चीज के लिया वो मैं हूँ, तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ। यदि मैं नहीं हूँ तो बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगारी यानी बेकारी की दो मुख्य बातें हैं, क्या क्या है, एक काम है खोजना, एक है काम के लिए उपलब्ध होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये डाटा है भारत सरकार का। मैंने कहा था कि बेरोजगारी की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे टॉप लेवल पर है बिहार बेरोजगारों में, दूसरा में है उड़ीसा, यानी सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे 35% बेरोजगारी है। सबसे कम बेरोजगार लोग देखिए कहाँ है, केरल में। साउथ के जो राज्य हैं देखिए, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, देखिए है ना, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ये सब 20% के अंदर है। मैंने 100 में 20 को लोग बेरोजगार है, 80 लोग के पास काम है। बिहार में 40 को लोग के पास काम है नहीं, 33 है, 35 को, 100 में 35 लोग ऐसे ही घूम रहा है, 70-75 को लोग, उसमें भी आधा को ठीक से काम नहीं मिला है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ की, है ना। तो बेरोजगारी के कई टाइप भी होते हैं, क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले बेरोजगारी का क्या प्रकार होता है। तो देखिए वैसे तो बेरोजगारी का जो प्रकार है, एक ग्रामीण बेरोजगारी, इसमें दो तरह का, एक मौसमी बेरोजगारी, आई दोनों एक के है। परछत बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो एक ये हो गया मौसमी, एक हो गया छिपी हुई बेरोजगारी। शहर में होता है शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी, ठीक है। इसको भी तनी समझ लीजिए। चलिए पहला के गांव में क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या होता है दोस्त जानते हैं, मौसम परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे एक बात बताइए, खेती होता है हमारे यहाँ मानसून पे, मार्च अप्रैल में गेहूं कटता है, देखिए उस समय सबको रोजगार है, कोई भूसा ढो रहा है, कोई दौनी कर रहा है, कोई खेत कटवा रहा है, सबको है, मौसम है। फिर अक्टूबर नवंबर में जब धान कटता है उसमें भी रोजगार है। लेकिन जैसे ही बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, है ना, खूब ठंडा का दिन है दिसंबर का, या खूब गर्मी का दिन है मई जून का, तो वहां पर कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार हो गया बेचारा। तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। कि मौसम है तो कटनी है, दौनी है, पटौनी है, सब है, नहीं तो नहीं है। देखिए यहाँ है ना, निकौनी, कटौनी, कटनी। दूसरा है छिपी या परछत्र हुई बेरोजगारी। ये बेरोजगारी क्या होता है, जैसे मान लीजिए खेत में पानी पटाना है, क्या करना है, पानी पटाना, यानी कि जिसे आप सिंचाई कहते हैं। पटाना नाम सुनते ही तुम लोग अलगे चीज में घुस जाता है, तो मन में 3-5 मत रखो, तो चिक पटा रहा है तुम। पटाने का मतलब हुआ पानी पटाना ने सिंचाई करना। उस सिंचाई करने के लिए एक खेत में 2 व्यक्ति चाहिए। अब उसी सिंचाई के लिए 4 गो लगा है, तो काम के लिए 2 व्यक्ति चाहिए लेकिन लगल है 4 गो, तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी।
2 लोग उसमें छिपल है, बात बुझ लो। हाँ। अब शहर में आइए, शहर में है शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी मतलब मैट्रिक पास कर गया। देखिए हम जनरली हम क्लास में लेते हैं जब ऑफलाइन क्लास, तो कहते हैं मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए। इसका मतलब हम कहते हैं मैट्रिक तक तो सब पढ़ता है ऑल, उसके बाद कहता है आईए, कहता है ना आईए, इंटरमीडिएट ऑफ आईए, आईए, अब बीए, आइए भागिए, एमए में जाके मरिए, आइए बीए मरिए, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर। भाई साहब खतरनाक हिंदी है। देखो स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको पीजी या एमए या एमएससी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएट, स्नातक, स्नातकोत्तर। तो ये सब डिग्री है लेकिन बेरोजगार है। ठीक है, ये सब शिक्षित बेरोजगार है, पढ़ल लिखल है लेकिन डिग्री। हमारे यहाँ आईए बीए एमए है, इसको पढ़ के क्या मिलेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, अब खाली डिग्री लेंगे। कुछ स्किल कर लीजिए, डिप्लोमा कर लीजिए, आईटीआई कर लीजिए, एलएलबी कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, एमबीबीएस कर लीजिए, नर्सिंग कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, अब कोई डिप्लोमा कर लिया तो अपना कोई रोजगार खोल लेगा, नर्सिंग कर लिया तो कोनो हॉस्पिटल में चल जाएगा, नहीं समझे, बीएड कर लेगा तो पढ़ाने लगेगा, लॉ कर लेगा तो वकील हो जाएगा। लेकिन आप क्या किए हैं, आईए बीए एमए मरिए। तो कभी भी सीधे सीधे नहीं पढ़ना चाहिए दोस्त, थोड़ा टेक्निकल में भागो। मैट्रिक से ही भागने की कोशिश करो, अगर नहीं तो कम से कम इंटर के बाद तो भागिए जाओ। ग्रेजुएशन बीए मत करो, कोई डिग्री कोर्स जैसे कि बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, एलएलबी, इस टाइप के कोर्स करो डिग्री में, ताकि आपको डिग्री भी मिले और एक टेक्निकल डिग्री भी मिले। ठीक है, अब है औद्योगिक बेरोजगारी। अब शहर में क्या है कि उद्योग धंधा है, लेकिन क्या है वहाँ मशीन द्वारा काम ज़्यादा हो रहा है और साथ में स्किल लोग नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार है। उसके बाद एक होता है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल बेरोजगारी। जैसे कि पहले भागलपुर में कपड़ा काफ़ी फेमस है, सिल्क वगैरह, हैंडलूम जिसको कहते हैं, बुनकर वगैरह, कपड़ा मिल में बुनने वाला आदमी होता था, फिर मशीन से बुनने लगा, आधुनिक चीज़ आया, तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई जिसके कारण लोग बेरोजगार हुए। लेकिन ऐसा थोड़े है कि पूरा बेरोजगार हो गए, अगर आप टेक्नोलॉजी चलाना सीख जाते हैं तब भी आप बेरोजगार नहीं हैं। चलिए, आखिरकार बेकारी यानी बेरोजगारी का जन्म कैसे होता है, यह भी तो एक मानने वाली बात है। बेरोजगारी कैसे आया भाई, तो जिस राज्य में आप देखिएगा जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पैदा होगा तो बेरोजगारी होगा। आपके घर में 10 लोग होंगे और मेला देखने के लिए अगर मम्मी को पैसा देना है, 100 रुपया भी देगी तो 10 को देना पड़ेगा, और 2 आदमी रहेगा तो 500 दोनों को दे देगी, तो बेरोजगारी खत्म हो गया। यहीं जनसंख्या कम होगी, बेरोजगारी होगी। बिहार में क्यों जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा है, जड़ को पकड़िए। बिहार में बेरोजगारी बेकारी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या भी तो ज़्यादा है। यूपी में बेरोजगारी क्यों, यूपी की जनसंख्या भी तो ज़्यादा है। महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ये 3 जनसंख्या वाले राज्य हैं ना दोस्त, अच्छा है कि नहीं बताइए। अब ये तीनों राज्य में आप देखिएगा तो यूपी को देखिए आप, बेरोजगारी है भयंकर, पहला राज्य है, जनसंख्या ज़्यादा है। बिहार तीसरा राज्य है, महाराष्ट्र दूसरा है, तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्री है इसलिए बेरोजगारी वहाँ छप जाती है। अब तीसरा अत्यधिक जनसंख्या, पहला बेकारी कैसे जन्मा, पहला अत्यधिक जनसंख्या और शिक्षा। अब शिक्षित नहीं है, बिहार का जो शिक्षा है देखिए कितना नीचे है। अब इतना नीचे शिक्षा रहेगा तो लोग को समझ ही नहीं आएगा, 4 नहीं 5 फुल स्टॉप नहीं लगा रहा, कोमा लगा जा रहा है, तो जाते रहिए। उसके बाद कृषि का पिछड़ापन, अगर कृषि ही बेहतर हो तो लोग यही से कमा लेगा, लेकिन कृषि भी पिछड़ापन है। बिहार में साउथ बिहार सुखाड़ में जाता है, नॉर्थ बिहार बाढ़ में आ जाता है, और आज तक ना बाढ़ का प्रॉपर इलाज हुआ ना सुखाड़ का हुआ। क्या कर रहे हैं ये मशरूम भाई सब, खान सर ने कहते हैं मशरूम सब, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसको कहते हैं भगवान जाने, ने तो वही सर जी जाने। हमारे यहाँ सिंचाई का साधन क्या है, नहर, नलकूप, कुआं, तालाब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार एसआई में, कि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन क्या है, तो नहर है, पहले नहर हुआ करता था, अब तो नहरों खत्म हो गया। नलकूप उसे कहते हैं जो लोग बोरिंग नहीं कराते हैं खेत में, उसके बाद कुआं तो अब खत्म हो गया, तालाब खत्म हो गया, तो इसका आंसर रहेगा नलकूप। बिहार में अब सिंचाई कैसे होती है, नलकूप, बोरिंग जिसको कहते हैं। नहीं बुझे आप लोग, बुझ गए। चलिए, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ है, कृषि पर क्या है, जनसंख्या का अत्यधिक बोझ है, सारा बोझ कृषि पे घुस जा रहा है, इसीलिए तो बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा है।
उसके बाद देखेंगे तो पूंजी का अभाव है, हमारे यहाँ पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, स्टार्टअप कैसे करिएगा, जाएगा बैंक में तो लोन मांगने तो बैंक वाला अलग नाटक करेगा। प्रशिक्षित श्रम व्यक्ति का अभाव है, यानी कि ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, ट्रेंड नहीं है। बिहार का मजदूर देखिए ना, महाराष्ट्र जाता है, कहता है हमरा कुछ काम दोन कर लेबे, भाई क्यों कर लेगा तुम प्रॉपर ट्रेनिंग लो। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रिक का प्रॉपर ट्रेनिंग लो, और कहीं भी जाओ तो इलेक्ट्रीशियन का काम करो, अच्छा खासा महीना लो, पैसा लो। नहीं हमरा कुछ दो कर लेबे, तो कुछ दो कर लेबे के चक्कर में ट्रेंड व्यक्ति हमारे पास नहीं है। बस आप अपने देख लीजिए, आप आइए बीए कर लिए ना, आपके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई प्रशिक्षण है जिसके द्वारा आप कोई भी काम कर सकते हैं अच्छा सा? नहीं है दोस्त। यही ध्यान देने बात है, इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ा जाता है भाई। चीजें बेकारी समाप्त करने अथवा रोजगार बढ़ाने के उपाय क्या क्या है, तो कैसे समाप्त करेंगे? तो पहला सरकारी प्रयास, दूसरा गैर सरकारी, दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। सरकारी प्रयास क्या क्या है, तो चलिए जैसे सरकारी जो प्रयास है वो क्या क्या है देखिए। यहाँ सरकार ने क्या किया, ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास परियोजना चलाया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चलाया। उसके बाद इस तरह के कई योजना सरकार ने चलाए, है ना। संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाया, जिसको मनरेगा कहा जाता था, बाद में नरेगा कहा जाने लगा। ये सब योजना सरकार, देखिए रोजगार हेतु सरकारी, ये देखिए नरेगा, पहले मनरेगा होता था महात्मा गांधी, उसके बाद नरेगा कर दिया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ ले। इसकी प्रारंभ कब हुई? 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा हुआ। 2006 में क्या थे बताइए तो? सरदार मनमोहन सिंह। ओके, उसके बाद ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना करके 2006 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इसमें 100 दिन काम देने की गारंटी दिया गया, 60 रुपये प्रति व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी, 15 दिन रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, 33% महिलाओं की भागीदारी इसमें, मृत्यु होने पर 25,000 रुपये। ये सब किया गया ताकि बेरोजगारी दूर हो। लेकिन कितना योजना कहाँ है आपको पता है। उसके बाद गैर सरकारी संगठन जो है वो क्या किया, तो कहा भाई आप लोग कुटीर उद्योग कर सकते हैं, दालमोट बनाइए, बिस्कुट बनाइए घर पर ही, नहीं समझे, दालमोटर नहीं बनता था, माचिस बनाइए, माचिस का तिली बनाइए, स्वयं का रोजगार कीजिए, सिलाई कटाई का काम करिए, ये सब करिए। तो छोटा छोटा काम करके आप बेरोजगारी को हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेकारी का प्रभाव। तो बेकारी का क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक तो प्रभाव पड़ता है, आर्थिक भी फैलता है। सामाजिक प्रभाव में क्या है? जनशक्ति संसाधन की बर्बादी हो जाती है। अब हमारे पास जो संसाधन है, जनशक्ति संसाधन, वो बर्बाद होगा, हीन भावना जन्म लेगी, बहुत लोग हो जाएंगे, सामाजिक क्रूतियां बढ़ेगी, पलायन का प्रवृत्ति का जन्म लेगा, समाज में क्रूति होगा, चोर डकैत होने लगेगा, देखबे करते हैं, है ना। हीन भावना, अब कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार में नहीं है, कोई रोजगार में है, रोजगार में नहीं है, तो जो नौकरी हो जाता है समाज में ऐंठ के चलता है, अरे कोई बोलता है आज बेचारा का नहीं है, वो हीन भावना समझता है कि हमारा नौकरी नहीं हुआ। सामाजिक क्रूति बढ़ने लगता है, तो अगर वो अकेला पकड़ा जाएगा तो कहेगा ससुरा बहुत नौकरी कैसे छीन ले ससुरा। चोरी डकैती, छीना झपटी, ठगी, दहेज इत्यादि सब बढ़ने लगता है। सामाजिक कुरीतियां हैं, पलायन बढ़ जाता है। बिहार के आज भी लाखों करोड़ों युवा बिहार छोड़ करके दूसरे जगह काम करने जाते हैं। आर्थिक प्रभाव, ये तो सामाजिक प्रभाव था। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय की कमी हो जाएगी, निम्न जीवन स्तर हो जाएगा। बिहार में आप देखिए ना, हम लोग रहने खाने और के लिए ही बस तरसते हैं, लेकिन बाहर में जाएंगे आप और अन्य राज्य में जाएंगे तो लोग क्या करते हैं? रहते खाते पीते हैं, मस्त जीवन का आनंद लेते हैं, घूमते फिरते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, नए नए चीज़ों का मतलब अनुभव लेते हैं। हम लोग बस खाने पीने के जुगाड़ में ही रह जाते हैं। बस प्रति व्यक्ति आय की कमी, निम्न जीवन स्तर, आर्थिक मंदी, कर्ज का बोझ, संसाधन का उचित न प्रयोग, ये सब आर्थिक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। किसके कारण? बेरोजगारी के कारण। तो सारांशतः आपने इस चैप्टर में क्या देखा कि बेरोजगारी क्या है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसे कैसे सुधार सकते हैं, इसके सुधारने के सरकारी उपाय क्या हैं, प्राइवेट उपाय क्या हैं, सेल्फ क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझा। और अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। पहला, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है क्या है? गरीबी और बेकारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। बेकारी वह स्थिति है जब पूर्णतः इच्छा से काम नहीं करते, हम आलस, हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है, इसे कहते हैं बेकारी। आगे बढ़ते हैं।
बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? तभी बताया, अदृश्य है यानी छिपी हुई। बिहार में के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी। बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? अशिक्षित लोग बिहार में कितना है? तो बिहार में लगभग 40% लोग क्या है? अशिक्षित है, पढ़े लिखल नहीं है। अगला चैप्टर है 5वां, कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। अब हो गया, लास्ट चैप्टर है 5, छोटा ही, अब उसके बाद 6 है। एक बार स्ट्रीमिंग चेक कर लेते हैं, सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। चलिए, बीच बीच में चेक करना पड़ता है ना दोस्त, नहीं चेक करेंगे तो कहीं गड़बड़ा जाएगा आपके लिए। वीडियो लंबा हो रहा है, देखिए लंबा हो रहा है तो क्या करिएगा, 1 साल की पढ़ाई 2 घंटा में आप कर रहे हैं तो आप 1 घंटा देख लीजिए, फिर 1 घंटा बाद में देख लीजिएगा, है ना। चलिए, हमारा क्या, एक बार रिदम पकड़ लिए तो पूरा कर देंगे। इकाई 5, कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा और गुणवत्ता। तो हमारे यहाँ एक बहुत भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। ये सब तो बहुत पुराना बात है, आप लोग जानबे करते हैं। प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम स्वामीनाथन, इन्होंने ही हरित क्रांति लाया था, के शब्दों में कृषि एक मशीनी वस्तु नहीं बल्कि गांव में रह रहे 80% लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है। कृषि भारत एवं बिहार के आर्थिक विकास का इंजन है। ये सवाल पूछा हुआ था दोस्त बिहार एसआई में, वो भी मद्य निषेध वाले में, कि कृषि भारत एवं बिहार के आर्थिक विकास का निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? इंजन माना जाता है। किसने कहा? एस स्वामीनाथन। बिहार में कृषि के महत्व है, राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान है, रोजगार एवं आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है, औद्योगिक विकास में योगदान देता है, सरकार की आय का साधन है और योजना की सफलता में योगदान देता है। ये कृषि बिहार में इसका है महत्व। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइए, ये सवाल बीपीएससी के मेंस में पूछा गया था। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार है, भूमि का असमान वितरण है। हमारे यहाँ देखिए, किसी को 2 कट्ठा यहाँ है, 5 कट्ठा वहाँ है, पगला जाता है ससुरा। अगर ये सारा खेत 10 कट्ठा यहाँ है, अगर इसका 10, 5, 15, 2, 17 कट्ठा एक के जगह होता और एक बार गेहूं लगाता तो एकदम 50 बोरा हो जाता, लेकिन है नहीं, भूमि असमान वितरण है। और यहाँ इतना बागड़ बिल्ला सब है कि सरकार को चकबंदी करने देता है। ये देखिए, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, आपका पंजाब हो गया, यूपी हो गया, ये सब चकबंदी करा लिया है। एक किसान का एक जगह जमीन दे दिया है, मतलब रेट के हिसाब से, ताकि एक जगह किसान खेती बहुत अच्छे से करता है। मानसून पर निर्भरता है हमारी कृषि, हमारी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़, अकाल और सूखे की विभीषिका झेलते हैं। खेती का अभी भी पुराने वो ददा पुरखी वाला है। हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसान नए चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं। खाद और उन्नत बीज का अभाव है हमारे यहाँ, खाली केमिकल वाला खाद घुसा रहे हैं, इसलिए बढ़ोतरी ना हुआ, बाल पक गया, बाल उड़ गया, अलग अलग लोग हो रहा है, अलग अलग बीमारी हो रहा है। सिंचाई की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, पूंजी की पूरी कमी है। किसान केसीसी बनाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, तो बैंक मैनेजर कहेगा हमको 5,000 दीजिए पहले, किसान बेचारा कहाँ से देगा? जो किसान न है वो सबका केसीसी है, जो किसान है उसको केसीसी बूझने ही नहीं आता है। तो इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। भूमि एवं उप विभाजन एवं अपखंड और शिक्षा तो सबसे बड़ा कारण है, ये है पिछड़ेपन के कारण। अब आप कारण जब बताइएगा तो उपाय भी बताइए। तो सबसे पहला उपाय आता है नियंत्रण, क्या कर लीजिए? जनसंख्या कम लोग रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। सिंचाई व्यवस्था ठीक कीजिए, बाढ़ के लिए जल व्यवस्था ठीक करिए, उन्नत कृषि तकनीक का प्रयोग कीजिए, कृषि में काफी वित्त का सहायता दीजिए किसान को, तो सुधर जाएगा। अब देखते हैं हमारे यहाँ फसल के प्रकार कितने होते हैं। तो भारत तथा बिहार राज्य में फसल के मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला है खाद्य फसल और दूसरा है नकदी फसल। खाद्य मतलब जे खाए छो हो, आ नगद मने जरा डायरेक्ट बेच दे छो। तो धान, गेहूं, मक्का, जौ, महुआ, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, ये सब हम लोग खाते हैं। ईख, जूट, तिलहन, दलहन, मिर्चा, आलू, प्याज, ये सब डायरेक्ट बेच देते हैं। अब गन्ना खेती करेंगे, सीधे काटा बेच दिए। बात समझ में आया? चलिए, खाद्य फसलों के प्रकार क्या क्या प्रकार होता है? भदई होता है, भदैया मकई। खरीफ होता है जो अगहन में होता है। खरीफ बुझे छो? अगहन बुझे छो? अगहन पूस नहीं बुझे छो? अरे भैया, अगहन पूस में नहीं हो छे, अक्टूबर नवंबर नहीं होले। अक्टूबर नवंबर में धान की खेती नहीं होता है, उसको खरीफ फसल कहते हैं। कैसा लड़का है तू? रबी फसल, गेहूं को क्या कहते हैं? रबी फसल, ये मार्च अप्रैल में होता है। गर्मा फसल मई जून में, एकदम गरम गरम खीरा बतिया, ये सब। बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल गेहूं और धान है।
धान के उपयोगी उत्पादन को चावल कहते हैं। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं और चावल। लेकिन अगर एक के ऑप्शन में रहेगा तो चावल मार दीजिएगा। ठीक है, चावल हमारा प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब फसल कौन समय में होता है, क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं पूछे छे। भदैया शरदकालीन, भदैया की फसलें मई जून में बोई जाती है, जो अगस्त सितंबर में अर्थात हिंदी मास के भादों में तैयार हो जाती है। जैसे मकई, भदैया मकई नहीं बोले छे, उजरका, ज्वार, जूट, धान, कुछ विशिष्ट कुछ किस्में मानसून पूर्व और वर्षा पर आधारित भदई फसलों का उत्पादन पठारी प्रदेश के अपेक्षा बिहार के मैदानी भाग में अधिक होता है। दूसरा खरीफ या अगहनी या शीत ठंडा हम छठ पूजा के पहले जब हम लोग धान उन झाड़ते हैं, जो गरीब जो फसल जो किसान के बच्चे होंगे वो समझते होंगे। खरीफ यानी अगहनी फसल में शीतकालीन धान प्रधान फसल है। इसकी बुआई जून में की जाती है और हिंदी मास के अगहन यानी दिसंबर नवंबर में तैयार हो जाता है। बिहार की कृषि में अगहनी फसल का सर्वोच्च स्थान है। अगर तीसरा है रवि, ये बसंतकालीन फसल है। रवि के अंतर्गत गेहूं आएगा, जौ आएगा, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, सरसों आदि, दलहन और तिलहन सब किस में आ जाता है? रबी में। इसको हम लोग बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, यानी धान के काटने के बाद इसको बो देते हैं और ये मार्च अप्रैल बसंत के महीना में तैयार हो जाता है। इसे बसंतकालीन फसल भी कहते हैं। खूब फगुआ वाला में नहीं समझ लो। उसके बाद चौथा है गर्मा यानी ग्रीष्मकालीन, गर्मी में जो फसल होता है, खास करके मई और जून में। देखिए मई जून में कितनी गर्मी पड़ता है। अब प्रकृति कितना मस्त आदमी है ईश्वर कि उस समय खीरा, बतिया, ककड़ी, फूट ये सब होता है और उस सब के अंदर पानी है। देखिए वाटरमेलन, तरबूजा खाए है ना, वो गर्मा फसल है। गर्मा फसल मतलब गर्मी में होचे, नहीं बुझ लो। देखिए राज्य में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अथवा नमी भूमि वाले क्षेत्र हैं, वहाँ गर्मा फसल की खेती होती है। गर्मा फसल में हरी सब्जियों का विशेष स्थान है, जैसे परवल उर्वर होता है। धान मक्का की खेती भी की जाती है। बिहार के नालंदा जिले में वैशाली और सारण के गंगा तट पे हरी सब्जियां की खेती की जाती है। साथ में इसमें खीरा, बतिया, ककड़ी, तारबूज, बरबूज ये सब भी होता है। बालू उलू पर उस साइड में होता है, मुंगेर, नालंदा, वैशाली के जिला में, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र। तो 4 तरह का फसल होता है नगदी। कौन कौन? देखिए भदई, खरीफ, रबी और गर्मा। अब फसल का कितना टाइप है? प्रकार भदई, खरीफ, रबी, गर्मा, ये 4 टाइप है। और फसल के प्रकार कितने? 2, खाद्यान्न वाला, नगदी। और कितना टाइप का फसल होता है? 4 टाइप का। ये सब पूछेगा, ध्यान से दोस्त समझ लीजिए एक बात। खाद्यान्न के स्रोत क्या है? गहन खेती, कृषि खेती, आयात नीति और जरूरत से अधिक उपज। गहन खेती हुआ, खेती करते हैं आप खाने के लिए। कृषि नीति, कृषि। आयात नीति यानी कि बेचने खरीदने के लिए। और जरूरत से अधिक उपज हो गया तो भी काम करता है। तो खाद्यान्न के स्रोत। खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या सुझाव हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न वितरण की सुविधा, सामुदायिक विकास, खाद्यान्न प्रशासन में सुधार, जनसंख्या नियोजन, उपभोग और वर्तमान आदतों में परिवर्तन। जनसंख्या सुसरा सब जगह घुसल है, बहुत चुतिया है। लेकिन देखिए MS स्वामीनाथन ने कहा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय किसान आयोग के सुझाव के मद्देनजर देश में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और प्रभुसत्ता परिषद स्थापित की जानी चाहिए। हमें पूरी जानकारी के साथ आपदाओं या अकाल के दौरान तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता एवं आदत विकसित करनी होगी, तभी हम जरूरी खाद्यान्न भंडार बना पाएंगे, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी तक पहुंचा पाएंगे। यानी कहना है कि जब खाद्य में हम आत्मनिर्भरता कब होंगे? जैसे अकाल के दौरान खाद्य में आत्मनिर्भरता। देखिए यदि आप रोज खा पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, तब आप कैसे खाएंगे? इसके लिए स्वामीनाथन ने कहा कि जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उसने सुझाव दिया कि हमें एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए, जहां हम खाद्य को, इसी के तहत FCI काम करता है आपके क्षेत्र में, नहीं FCI से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI होता है PDS जो गांव घर में होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वही सब। चलिए आगे बढ़िए। 1970 के दशक में हरित क्रांति आया था, ये आप पढ़वे की हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। अनाज की उपलब्धता के 2 मुख्य घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी को कहते हैं PDS, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक मतलब भारतीय खाद्य निगम FCI, जिसकी बात हमने अभी की थी। FCI क्या करता है? सभी खाद्यान्नों को किसान से खरीद कर रख लेता है और किसान को क्या देता है? MSP। देखिए न्यूनतम समर्थित कीमत,
MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को देती है, कहती है कि इस साल हम गेहूं को इतना में खरीदेंगे और खरीद करके बफर स्टॉक रख लेती है। यानी कि बफर स्टॉक का मतलब होता है किसी बढ़िया फैक्ट्री में, गोदाम में उसको रख लीजिए, अच्छे से सुरक्षित रख लीजिए। ये काम संभालती है भारतीय खाद्य निगम FCI। हर जिला में इसका एक गोदाम होता है FCI का, या फिर हर ब्लॉक में होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। और किसानों से चावल गेहूं ये सब खरीद कर रखता है, MSP मिलता है किसान को, और फिर PDS के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से इस अनाज को राशन दुकान पर पहुंचाया जाता है और सभी लोगों को दिया जाता है। वही 5 किलो वाला, नहीं जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि बफर स्टॉक क्यों बनती है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बफर स्टॉक क्यों बनता है। तो ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है बफर स्टॉक। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करती है। आप देखें ना, कोरोना में सरकार ने सबको दिया, ये सबको दिया। क्या क्या दिया? तो इसी के तहत दिया, क्या दिया? देखिए 35 किलो अनाज देता था, 5 किलो चीनी, उसके बाद मिट्टी का तेल, ये सब मिलता था ना, उससे मिलता था। इसको राशन कार्ड था, अंत्योदय योजना के तहत बना राशन कार्ड। और जो गरीबी रेखा वाला कार्ड था BPL कार्ड। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। और APL कार्ड था, APL का मतलब होता है एबव पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी लाइन, ठीक है। तो यह गरीबी रेखा के ऊपर, यह गरीबी रेखा के नीचे, उसके लिए कार्ड बनता है। अभी वो देती है सरकार, अनाज देती है ना दोस्त। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो ये व्यवस्था जो है 1940 के समय ही, संकट के काल में ये सब व्यवस्था ध्यान में आने लगी। उसके बाद 1970 के दशक के बाद चीज़ें थोड़ी जब बदली, हरित क्रांति आई हमारे यहाँ, तो धीरे धीरे इन चीज़ों पर काम हुआ और PDS सिस्टम को लाया गया और फिर राशन दुकान के तहत हम लोग को दिया गया। तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई वो 14 नवंबर 2000 को पूरक श्रम रोजगार सृजन के तीव्र उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी देखते होंगे, गाँव में मिलता होगा। इसी का नाम है अंत्योदय योजना। क्या नाम है? अंत्योदय योजना। इसी के तहत ये योजना है, दिसंबर 2000 में शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, अंत्योदय योजना 2000 में शुरू हुआ। अब इसमें क्या होता है कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं मिलता है और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल मिलता है, ठीक है। तो 35 किलो और 25 किलो हर परिवार को मिलता है और ये BPL वाले को मिलता है और बाद में APL वाले को भी दिया जाने लगा। तो बहरहाल हमारे काम का चीज़ है कि अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2000 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी रही है इस चीज़ों में, तो जिसमें कई गैर संगठन जैसे कि अगर हम बात करें तो गैर सरकारी संगठन में जैसे हम बात करें अमूल का, पटना डेयरी में, और उसके बाद जो सुधा है, बरौनी डेयरी है, हर जगह है, मदर डेयरी है, वो भी एक डेयरी है। ये सब सरकारी नहीं थी, गैर सरकारी संगठन एक लोगों द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, जिसको धीरे धीरे इतना व्यापक बना दिया। आज देखिए अमूल जो है वो सहकारी सिस्टम था। बिहार में दूध उत्पादन के लिए पटना डेयरी है, बरौनी डेयरी है, और गुजरात का एक अमूल डेयरी है। आज अमूल का प्रोडक्ट पूरे भारत में चलता। स्टार्टिंग में 10 लोग मिलकर शुरू किया था। ये गैर सरकारी संगठन था, बाद में सरकार इसको कंट्रोल की। ये आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे या पढ़े होंगे आप। सहकारी सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम, 5 लोग मिलकर काम करते हैं, फिर सरकार भी उसको मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारांशता आपने देखा, इसमें हमारी फसल का क्या सिस्टम है, कृषि का क्या कहानी है, फसल के क्या टाइप हैं, भदई, खरीफ, अगहनी, रबी, गर्मा, ये सब फसल होते हैं। कैसे FCI हमारे यहाँ बफर स्टॉक पर रखती है और फिर PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचाती है, और तमाम तरह की योजनाओं द्वारा दूर किया गया खद्दानों की समस्या। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो भैया कृषि है। दूसरा सवाल है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन क्या है? तो आप ही अभी पता था ना
तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है नलकूप द्वारा। किसके द्वारा? नलकूप। तो कुआं और नलकूप दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, फसल की, आवास की, मनुष्य और मवेशी की, तो सभी की होती है दोस्त। अकाल से राज्य में बर्बादी होती है, खदान फसल, अकाल आए तो क्या बर्बाद होता है? खदान फसल। शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? यानी ठंडा के मौसम में कौन सा खेती होता है भाई? शीतकालीन कृषि। तो आपको भी पता है जो हमारी खरीफ फसल है वो होती है अगहन में, अगहन पूस माघ, अगहन पूस में ठंडा रहता है ना, जनवरी में। पूस की रात नहीं पड़े थे। 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो बिहार प्रांत में पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? तो ये तो हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विगत वर्षों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? तो बढ़ा है, काफी बढ़ा है। निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? तो बीपीएल कार्ड है। निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? गहन खेती, भंडार नीति, आयात नीति, ये सब है, इनमें से सभी। अगला सवाल है, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार का कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो गैर सरकारी संगठन के रूप में आपने देखा मदर डेयरी है, अमूल डेयरी है, पटना डेयरी है। तो यहाँ ये गलत ऑप्शन छपा है, इनमें रहना चाहिए इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ देम ये सही है, क्योंकि ये तीनों ही स्टार्टिंग में जो था वो गैर सरकारी संगठन के रूप में काम आया और फिर धीरे धीरे सरकार इसे अपने तरीके से फिर चलाना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम और लास्ट अध्याय है कृषक मजदूर इस चैप्टर का, इस विषय का। तो चलिए देखते हैं कृषक मजदूर क्या है। यानी कृषक भी है, मजदूर भी है ना। चलिए, कृषक श्रमिक क्या है? प्रथम कृषि जांच समिति के अनुसार कृषक श्रमिक वे लोग हैं जो कृषि कार्य में लगे हैं और जो वर्ष भर में जितने दिन काम करते हैं उसका आधा या आधे से अधिक भाग मजदूरी पर करते हैं। अतः वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगा हो उसे कृषक मजदूर कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगा है उसे कृषक मजदूर कहते हैं। भारतीय ग्रामीण जनता का एक बड़ा भाग इन्हीं कृषक मजदूर का हिस्सा है। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा, देखिए क्या कहा। ये सवाल पूछा गया था कि दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश। यानी हमारे भारत देश के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि दरिद्र कृषि है, यहाँ का राजा भी दरिद्र है और ये दरिद्र देश भी है। कह रहा है कि यह कथन अन्य देश में भले लागू नहीं हो लेकिन भारत में अवश्य ही लागू होता है। जिस देश के किसान गरीब हैं वहां दूसरे के खेतों पर काम करके जीविका चलाने वाले मजदूर की क्या दशा होगी, और इसके अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है कि इन मजदूरों का भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और आवास नहीं है। यानी इसका ये ठीक ही कहा क्वेश्चन ने कि जिस देश में किसाने गरीब है, तो किसान गरीब है तो उस खेत में काम करने वाले जो मजदूर है उसकी हालत क्या होगी। सही बात है भाई साहब, पॉइंट टू बी नोटेड बिलॉट। क्या हुआ, लथुड़िया गए आप लोग दोस्त? पसीना बहाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, यूं ही मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। हरिवंश राय बच्चन का कविता था, एक लाइन था, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। ये मोती जो है सहजता से नहीं मिलता है, इसी तरह सफलता आराम करने से नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सफलता आराम करने से नहीं मिलता है। खेत में काम करने वाले मजदूर जैसे हलवा है, फसल काटने वाले, ये सब होते हैं। कृषि से संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर जैसे कुआं खोदने वाला, गाड़ी चलाने वाला। वैसा मजदूर जो कृषि के अलावे अन्य सहायक उद्योग करता है जैसे बढ़ई, लोहार। अब ये तीन तरह के कृषक मजदूर हैं, तीन भाग में बांटते हैं। कहेगा कृषक मजदूर को कितने भाग में बांटेंगे? तीन भाग में। कौन कौन? खेत में काम करने वाला, कृषि से संबंधित काम, और वैसे मजदूर जो कृषि के अलावे अन्य सहायक काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल लेबर कमीशन ने कृषक मजदूर को दो भागों में बांटा, एक भूमिहीन श्रमिक, एक बहुत छोटा किसान। ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास खेती करने के लिए कोई अपनी जमीन नहीं है, भूमिहीन कृषि श्रमिक हो गए, और दूसरा जिसके पास अपनी थोड़ी बहुत है वो भी है। कृषक मजदूर की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? चलिए उसको एक स्लाइड में देख लेते हैं। कम मजदूरी मिलती है इन लोगों को भाई साहब, मौसमी रोजगार है, मौसम आया, कटनी आया, पटौनी आया, सिंचाई आया, काम के अधिक घंटे हैं, काम जितना करें पैसा तनी है,
ऋणग्रस्त हैं, कर्ज में डूबे हैं, जीवन स्तर कम है, आवास की समस्या है, बंधुआ मजदूर हैं, सहायक धंधा का अभाव है, संगठन का अभाव है, मशीनीकरण का अभाव है, सामाजिक स्तर काफी नीचा है। ये सब समस्या है। अब इसका रिजल्ट होने के बाद देखिए हमारे किसान साहब, इस देश की किसान की हालत ये है दोस्त, उस देश का क्या ही कहा जा सकता। कृषक मजदूर की दशा देखिए, बेचारी, ये इसकी माँ है, ये इसकी वाइफ होगी, निश्चित तौर पर इस तरह सोच में डूबी है कि कैसन पिलो हवा आए गलो। और घर में महिलाएं गाली दे देती है ऐसी, आप माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा निकल जाता फ्लो में, कैसन मिल गया। इसीलिए आप लोग पढ़िए। रात को अगर नींद आता है ना, तो मेरा एक दोस्त था, रात में जब पढ़ता था ना, नींद आता था ना, तो नवरत्न तेल लगा लेता था, राहत रूह तेल लगा लेता था, ताकि आंख लहरता था तो नींद खुल जाता था। ये दिन नहीं देखना पड़ेगा आपको, और ये दिन नहीं देखना पड़ेगा आपके बच्चे को, आपके माँ को, आपकी वाइफ को। इसलिए यू कैन डू, आप कर सकते हैं और करिए। देखिए आराम तो सब चीज में, मजा तो तब है जब दर्द होते रहे और काम करते रहे, असली मजा है। तो कृषक मजदूर के पलायन, यानी कि अब हमारे बिहार में स्थिति खराब थी तो मजदूर लोग क्या हो गए, हालत दयनीय हुई तो पलायन कर गए। कोई महाराष्ट्र चला गया, तमिलनाडु चला गया, कोलकाता चला गया। तो पहले बिहार से न लोग वेस्ट बंगाल बहुत जाते थे, कोलकाता। तो इसी पर एक बहुत अच्छे लोक गीतकार हुए भिखारी ठाकुर। कौन थे वो? लोक गीतकार थे। उन्होंने एक गीत बनाया, जिसका गीत का एक लाइन आपके किताब में दिया हुआ है। क्या कहा है? भिखारी ठाकुर के शब्दों में कहा, लागल झुलनिया के धक्का बलम गैलन कलकत्ता। लागन झुलनिया के धक्का अब बलम गैलन कलकत्ता। आजकल वो खेसारी लाल गाता है, अब की के परब भौजी केकरा संग करबू भैया और अब गैले ना। इस गाना को सुन के खुश मत होइए। बिहार छोड़कर बिहार के लड़के अरब जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, तो शर्म की बात। आज भी करोड़ों बिहारी दूसरे जगह मजदूर करते हैं। क्या हम बिहारी लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हो? नहीं दोस्त, यहाँ की शासन और सत्ताओं की कमी है। ये तो बिहार भी वो गौरवशाली प्रदेश है जहाँ कोई भूखा नहीं रहा। दुनिया ने देखा है कि बिहार ने वो चीज दिया, वो गौतम बुद्ध बिहार ने दिया, वो महावीर बिहार ने दिया, वो नालंदा की धरती बिहार ने दिया जहाँ चीन से लोग पढ़ने आते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट बिहार की धरती ने दिया जो भारत का इतिहास बनाया। उस बिहार के लोग अरब जा रहे हैं, उस बिहार के लोगों पर ये गीत बन रहे हैं कि लागल झुलनिया का धाका बलम गैलन कलकत्ता। शर्म की बात, शर्म की बात। आज भी आजादी के 76 साल बाद ये हो रहा है। इट्स नॉट फेयर। छोड़िए, एक होनहार बालक की कहानी दिया हुआ है। बिहार राज्य के भोजपुर आरा का एक लड़का था जो मॉरिशस जाकर राष्ट्रपति बना। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बड़ी गर्व की बात है। होनहार बालक की कहानी देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिहार राज्य के भोजपुर आरा के जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा एक बालक यह नहीं समझा था कि उसका परिवार अपने बिहार प्रांत और भारत देश का इतना सम्मान दिला पाएगा। यह कहानी स्वर्गीय मोहित राम गुलाम की है। ये होनहार बालक था, बिहार में काम नहीं मिला तो काम की तलाश में ये मॉरिशस चला गया। कहाँ चला गया? मॉरिशस चला गया। मॉरिशस देश में जाकर वो काम करने लगा, बस गया। वहाँ के लोग इनके, देखिए बिहारी मेहनती होता है, बिहार का बच्चा या बिहार के लोग मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है, पसीना बहा देता है, बस जीवन इसी में खत्म हो जाता है दोस्त। अपनी मेहनत और ईमानदारी से वहाँ के लोगों का प्रिय बन गया। ठीक है। उसके बाद स्वर्गीय मोहित राम गुलाम के पुत्र के रूप में शिवसागर राम गुलाम का जन्म हुआ। अब ये शिवसागर राम पैदा हुआ, मोहित जी से बिया हुआ किया था। उसके बाद ये लड़का वहां पढ़ा लिखा, धीरे धीरे वो एक लोकप्रिय नेता बन गया, और इतना बढ़िया नेता बन गया उसका बेटा, मोहित जी का बेटा शिवसागर, कि भाई साहब प्रधानमंत्री बन गया। मॉरिशस का प्रथम प्रधानमंत्री बना हमारा बिहार का लड़का, ये होनहार बालक। बात समझ रहे हैं? शिवसागर राम गुलाम, बाप का नाम मोहित राम गुलाम। ये गजब बात है। जिस तरह हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, मॉरिशस में शिवसागर राम को राष्ट्रपिता कहा जाता। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? और वर्तमान की बात करें तो अपने पिता की विरासत को बनाए हुए
शिवसागर राम का लड़का जो था वो नवीन चंद्र राम गुलाम, वो भी कंटिन्यू उसके सपुत्र आगे जाके मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। तो बिहार की मिट्टी में वो ताकत है दोस्त, जिसने बुद्ध को पैदा किया, महावीर को पैदा किया, नालंदा जैसी धरती को पैदा किया, पाटलिपुत्र नामक वैसा एडमिनिस्ट्रेशन पैदा किया जिसने भारत के इतिहास को नींव दिया। ये लड़का मॉरिशस का प्रधानमंत्री कम नहीं है। शासन सत्ताओं की कमी है, इसलिए दिक्कत है। आगे बढ़े। ये एक दृश्य है कृषक मजदूर का पलायन। आपने देखा ही कोरोना में कैसे ट्रेन में कुचा कुचा के बाहर से लोग बिहार आ रहे थे। तो पलायन की जो स्थिति है काफी भयावह है। भारत में हर जगह आपको मिलेगा बिहारी मजदूर। और पलायन का क्या अर्थ होता है आज आप जान लीजिए। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता? पलायन। और बिहार के अधिकतर लोग कहाँ हैं? पंजाब, हरियाणा, असम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब में। यही तो पलायन है। तो समस्या का निदान कैसे होगा दोस्त? पलायन कैसे रुकेगा? तो कृषि आधारित उद्योग का विकास करिए, लघु और कुटीर उद्योग का विकास करिए, न्यूनतम मजदूरी दीजिए, कार्य के घंटे निश्चित कीजिए, कार्य की दशा में सुधार कीजिए, मकान निर्माण कीजिए, कृषि दीजिए, ग्रामीण रोजगार दीजिए, कृषि मजदूर की व्यवस्था कीजिए, कृषक मजदूर के लिए उचित संगठन बनाया जाए, सहकारी संस्था की स्थापना, शिक्षा का प्रसार और भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किए थे एक बहुत अच्छे नेता थे विनोबा भावे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछता है। आचार्य विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन किया। इसमें किया क्या? तो जो बड़े बड़े किसान थे जिसके पास खूब भूमि था, खूब भूमि के मालिक थे, जो भूपति कहलाते थे, उनसे थोड़ा थोड़ा जमीन ले लिया और जो भूमिहीन लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनको भूमि दे दिया। देखिए आजादी के लिए भूदान आंदोलन चलाए विनोबा भावे। अभी भूदान आंदोलन समझ आया? बड़े बड़े जो भूमिपति थे उनसे क्या किया? भूमि मांग लिया और मजदूर को दे दिया। ऐसा ही आंदोलन चलाया इन्होंने और काफी अच्छा कारगर साबित हुआ इतिहास में। तो ये थी स्थितियां। साथ ही साथ सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं कि सरकार बैठा हुआ है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सरकार ने लाया। फिर भूमिहीन मजदूरों को मकान देने के लिए सरकार ने कई बार योजना लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना। जमींदारी प्रथा समाप्त किया सरकार ने और कुछ भूदान आंदोलन के तहत जमीन भी बांटी सरकार ने। 1976 के आपातकाल के बाद बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त किया गया और भूपति को गिरफ्तार किया गया। चलिए, पहले भूपति बंधुआ मजदूर रखता था। जोत, सीलिंग्स, उच्चतम निर्धारित सीमा से बचाई हुई भूमि, बंजर भूमि कृषक मजदूर के बीच बांट दिया गया। कुटीर और लघु उद्योग का विकास तो किया गया। वित्तीय सुविधा दी गई, नबार्ड उबार्ड जैसा संस्था स्थापित हुआ। देखिए सरकार व्यवस्थाएं तो बनाती है, लेकिन वो व्यवस्था बनाता है सरकार, लेकिन लोग उस पर काम करेगा। सर लोग सब में गड़बड़ हो जाता है। आप लोग जाइएगा तो घूस उसने लीजिएगा, गरीब लोग का मदद कीजिएगा, ठीक है, कीजिएगा ना हो। हाँ, नरेगा योजना चालू किया सरकार। कृषक मजदूर की स्थिति को सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषक की बात करी गई। तो तमाम तरह की बातें इस चैप्टर में करी गई और इस अध्याय में हमने देखा कृषक मजदूर की विधि व्यवस्था और कैसे कृषक मजदूर की समस्या और निदान हो सकता है। उन तमाम चीजों को हमने पढ़ा और अब हम देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला सवाल है 2001 के में बिहार के कृषक मजदूरों की संख्या क्या थी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2001 के बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या क्या थी? 48% थी। 1991 में बिहार में कृषक मजदूर की संख्या क्या थी? तो 1991 में लगभग थी 37%। बिहार के कृषक मजदूर हैं, अशिक्षित हैं बेचारे। सामान्यतः कृषक मजदूर को कितने भागों में बांटा गया था? तो आपने ही देखा कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। वैसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं है उसे कहते हैं भूमिहीन मजदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 में बिहार में कृषक, ये तो हो ही गया 48%। नहीं हुआ, अभी नहीं देखे यहाँ पर ये है ना, ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। 1991 में देखिए 37 है। आगे, बिहार के कृषि श्रमिक हैं तो अशिक्षित हैं बेचारे। उसके बाद सामान्य कृषक मजदूर को निम्न भागों में 3 भागों में बांटा गया, ये पढ़े ही आप। दोबारा आ गया। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, श्रम आयोग 2 प्रकार में बांटा था, याद है ना। ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती अपनी भूमि नहीं है उसे क्या कहते हैं? भूमिहीन कृषक कहते हैं या श्रमिक।
लागत झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता, लोकगीतकार कौन थे? तो अभी पीछे पड़ा भिखारी ठाकुर महोदय। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिक की संख्या, देखिए कृषि जो श्रमिक है वो है 1,83,00,000, यानी 1.83